Hello, Assalamu alaikum. How is my mindful community today? As usual, आप देख रहे होंगे, Alhamdulillah, then I'm very super excited again for today's series because आज भी हम कोई बड़े जबरदस्त ड्रम रोल्स के साथ जो है वो बहुत मजेदार अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं इंशाल्लाह. एंड the most favorite of ours, हम सबके सबसे ज्यादा favorite जो पार्ट है मेंटरिंग हब के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पैनल का. ही इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस टुडे. थैंकफुली ही इज बीन वेरी बिजी, बट ये कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट को बहुत हम्बली एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें ये टाइम दिया कि आज हम ये प्रोग्राम कर सकते. आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब नोटिस कर रहे होंगे कि फील वर्ल्ड वाइड का लोगो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर और साथ ही मेंटरिंग हब का लोगो दिख रहा है. तो जिन लोगों ने हमें लास्ट टाइम ज्वाइन किया था उनको याद होगा कि हमने यूमैस के साथ एक प्रोग्राम किया था जो उनके डायरेक्टर साहब थे मिस्टर अरबाब नसीबुल्लाह, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था लाइव माशाल्लाह, और हमने उसी दिन ही अपनी मीडिया कोलैबोरेशंस अनाउंस किए थे. तो जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा था उनको जरूर याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो फिक्र ना करें, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके उस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने अपने सारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर्स, लर्निंग सेक्टर्स और एकेडमिक सेक्टर्स को लेके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेके, स्कॉलरशिप्स को लेके, ग्रांट्स को लेके जो जबरदस्त अनाउंसमेंट्स उस दिन अरबाब ने की थी यहाँ पे कम्युनिटी के साथ, और फील वर्ल्ड वाइड के बारे में जो हमने डिस्कशंस किए थे, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, वो सब सारी चीजें आप लोगों को एक बैकग्राउंड में मिल जाएंगी. ठीक है जनाब. और जैसे कि मैंने पोस्टर जब अपलोड करी थी, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे हर दफा पोस्टर अपलोड के ऊपर कुछ नई नई चीजें मिलती हैं एज फीडबैक, और हमेशा माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहता है. इस दफा जब मैंने पोस्टर अपलोड करा तो मुझे कमेंट्स आए इनबॉक्स में, खास तौर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे नाम से मैसेजेस छोड़े. थैंक यू सो मच. मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि स्पेसिफिकली टाइम लेते हैं, एनर्जी देते हैं, फोकस देते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट्स. लेकिन आज का ये मजेदार प्रोग्राम जो है, और आप जो ये ओवर एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, एक तो इसलिए कि जो कॉर्नेल के डायरेक्टर है माशाल्लाह मिस्टर जुएब मिर्जा, उनके पास टाइम निकल आया, तो मैं सुपर हैप्पी हो गई कि हम उनके साथ अभी एक और प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा गैप आ गया था बिकॉज ऑफ हिम बीइंग वेरी बिजी. Mashallah, obviously with all of his commitments back in the US and obviously with Cornell. लेकिन उसके साथ साथ और एक बड़ी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं. मैं एक सारी सारी साथ नहीं बताऊंगी, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे. लेकिन हाँ, आज के प्रोग्राम के साथ मैं चाहूंगी कि मैं, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट को ऐड करें स्ट्रीम में, और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें और वाकई उन सब चीजों के बारे में बात करें, मैंने जो है वो आज जब मैं टॉपिक सोची थी तो मैं सोची थी आज हम किस बारे में बात करें. तो मुझे ख्याल हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों से मुझे काफी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, और काफी सारे लोगों को मैं कंटिन्यूस काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ. आप लोगों को पता है कि देयर आर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशंस आल्सो जो मैं भी करती हूँ, और सो उसमें प्रोफेशनल्स भी होते हैं, एकेडेमिया के साइड के भी लोग हैं, कॉर्पोरेट साइड के भी लोग हैं, कुछ फैमिलीज हैं, बच्चे भी हैं उसके अंदर. तो मुझे बार बार लोगों से ऐसे ही सवाल मिल रहे हैं कि जिसमें, और ऐसी सिचुएशंस मिल रही हैं जिसमें वो एडवाइस मांग रहे हैं कि भाई वहां लग रहा है लैक ऑफ प्लानिंग. और मुझे फिर एकदम ख्याल आया कि इससे बेहतरीन टॉपिक क्या होगा आज का, कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट है माशाल्लाह, वो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन लर्निंग को लेके माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं. तो मैंने कहा कि आज क्यों ना हम अपनी प्लानिंग क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, हमारी जिंदगी के लिए क्यों एसेंशियल है, हम लोगों की क्या प्लानिंग सिर्फ कामयाबी के लिए जरूरी है, या प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी एक नॉर्मल काम में गुजार सके, काम एज इन CALM, नॉर्मल सी के साथ गुजार सके और इस न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट हो सके. तो
तो मैंने कहा आज यही करते हैं कि आज अपने एक्सपर्ट को से आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। इंशाल्लाह आपका फीडबैक भी लेंगे और आप लोगों की जो है वो कमेंट्स भी लेंगे। तो प्लीज हमेशा की तरह जैसे आप लोग जो है वो इंटरैक्टिव रहते हैं, जरूर कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, मुझे काफी सारे मैसेजेस पहले ही कल भी आए थे, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भी आए थे मैसेजेस, जिन पे लोगों ने मैसेज करके कहा था कि जोरा अगर हमारा इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा होगा या लाइट नहीं होगी तो शायद हम ना आ सकें। पर मैं दुआ कर रही हूँ कि आप लोगों के घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी हो, ताकि आप लोग हमें लाइव ज्वाइन कर सके, वरना तो रिकॉर्डिंग्स आपको इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल से मिली जाएंगी। तो ड्रम रोल्स और एक्साइटमेंट की जो बात मैं कर रही थी वो बात क्या है, जब हमारा कनेक्शन बिल्डअप हुआ जुएब के साथ और कॉर्नेल के साथ उनके तवस्सुत से, तो उनके साथ जब हमारी शुरू में भी डिस्कशंस हो रही थी, हम बहुत सारी चीजों पे काम करने का सोच रहे थे, और जब ये कनेक्शन नया था उसी टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वर वर्किंग एट, प्लस ऑब्वियसली उनके एंड से भी, क्योंकि वो माशाल्लाह बिजी रहते हैं विद द यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग एल्स, उनके अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स चल रहे थे, लेकिन वो हमेशा बहुत कोरली इन्वॉल्व रहते हैं और रहना चाहते हैं, which is good news for all of us being based here in our home country, कि वो चाहते हैं कि उनके एंड से जो है वो मैग्नानिमस कंट्रीब्यूशन किसी भी लेवल पे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सेक्टर में या चले एकेडमिक या सोशल सेक्टर के अंदर, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का प्रोग्राम। सो हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते जाएंगे और साथ साथ हम आज बहुत सारी नई अनाउंसमेंट्स भी करेंगे। तो मैं जो हूँ वो चेक करती हूँ if he is there in the waiting room. Let's add him to the stream. And Assalamu alaikum Zoeb, how are you? अस्सलाम वालेकुम जोहरा। बस थोड़ा सा आज कैसे हैं आप? आज मैं जैसे मैं कहता था ना, एक मैंने कॉन्सेप्ट की बारे में बात की थी, मूड एलिवेटर। तो आज मैं थोड़ा सा लो हूँ, मूड एलिवेटर में थोड़ा सा लो हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मेरे क्यूरियोसिटी से ऊपर है या क्यूरियोसिटी के नीचे आपका वाला सवाल? क्यूरियोसिटी से तो हूँ ना, मैं थोड़ा सा नीचे हूँ आज मैं, इसलिए क्योंकि कल दोपहर को कुछ खा लिया मैंने मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट है, तो थोड़ी जरा नाइट मेरी जरा अनकंफर्टेबल गुजरी है। लेकिन क्योंकि आपके साथ टाइम का और ये ऑब्वियसली इतना पैशनेट टॉपिक है, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी तकलीफ वाली शक्ल के साथ भी मैं जरूर आऊंगा, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक और ये आपके साथ जो कोलैबोरेशन होती है वो बहुत एक्साइटिंग होती है। तो थैंक यू। आज बस लेकिन मुझे यकीन है कि बात करते करते मेरे शक्ल पे रौनक आ जाएगी। Inshallah, I hope that as well. So, but thank you so much and कि आपने इसके बावजूद दे दिया हमें टाइम, क्योंकि मुझे बड़ा एंड आई एम श्योर पूरी कम्युनिटी जो हमारी है ना, जो इंतजार कर रही होती है आपके प्रोग्राम का, हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो जो जुएब सर हैं वो कब होंगे प्रोग्राम में, तो उनको हमें बताना पड़ता है प्लीज यू नीड टू वेट बिकॉज ही इज बिजी। तो मुझे पता है बड़ी मैसिव डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाल लिया और आपने मैनेज कर लिया। पर आई होप कि आज के शो के बाद आपका मूड जो है ना वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा इग्नोरेंस में चला जाए इंशाल्लाह विद दिस अपसेट स्टमक दैट यू हैड सिंस यस्टरडे। तो आप मुझे बताएं, हाउस बीन योर वीक? कल के दिन का तो एपिसोड आपने मुझे बता दिया, पर हफ्ता कैसा गुजरा आपका? हफ्ता यहाँ पे बहुत गर्मी है अब, लेकिन मेरी गर्मी की शिकायत करना, आई थिंक कराची की गर्मी से कोई फर्क, कहते हैं ना कि कंपैरिजन तो है नहीं, क्योंकि मैंने अपने भाई से बात की थी, तो जब मैं अपनी बात गर्मी की करता हूँ और जब वो बात करता है कि वहां पे 42 हुआ, तो कहता हूँ मेरे भाई फिर बिजली और फिर बारिश, और तो फिर मैंने फिर अपने भाई को फिर बात करते हुए फिर मैंने फिर वही सोचा, मैंने कहा फिर यहाँ की गर्मी, क्योंकि कम से कम घर के अंदर तो नहीं पता चलता, लेकिन गर्मी यहाँ पे बहुत हो गई है। और क्योंकि मैं इथिका में हूँ, इथिका एक छोटा सा गांव है न्यूयॉर्क में, कॉलेज टाउन है, तो वो कोविड के केसेस जो थे, और अब वो ये डिस्कशंस हो रही हैं कि अब यूनिवर्सिटीज को खोलना है तो किस तरह खोलना है, किस तरीके से रोल आउट होंगी, क्योंकि स्प्रिंग और समर में तो क्लासेस सारी ऑनलाइन थी कॉर्नेल में, लेकिन अब जो फॉल है उसमें अब ये डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स को लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह लेके आएंगे, तो यहाँ पे कम्युनिटी कंसर्न भी हो रही है कि स्टूडेंट्स आएंगे तो केसेस ना बढ़ जाएं।
तो ये कि मिक्स मिक्स बैग चल रहा है, लेकिन बच्चे बच्चे खुश हैं मेरे, क्योंकि उनकी अभी तक तो स्कूल की छुट्टियां ही थी। तो मैंने कल ही अपनी बेटी से पूछा कि स्कूल मिस कर रही हो, तो कह रही है नहीं। तो उसका मतलब उसको बहुत मजा आ रहा है घर में। तो मेरी बेटी स्कूल तो मिस नहीं कर रही। मेरा बेटा 5 साल का है, वो अच्छा, कह रहा था कि मिस कर रहा था, लेकिन मेरी 10 साल की बेटी जो है वो मुझे यही कह रही थी कि उसको लगता है अपना एक नॉर्मल, जो कहते हैं ना, एक एक दफा आपने टॉपिक पे कहा था, द न्यू नॉर्मल लाइफ। तो उसको अपनी न्यू न्यू नॉर्म। नॉर्मल लाइफ जो है ना वो पसंद आ गई है, कि वो सुबह उठती है और मतलब हमारे तो एज पेरेंट्स वो जो रूल्स थे थोड़े ब्रेक कर दिए, तो थोड़ा टीवी भी ज्यादा देख लिया, थोड़ा खेल भी ज्यादा लिया, थोड़ा यहाँ मैं जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ यहाँ पे एक पूल है, तो वहाँ पे पूल में बच्चों ने खेल लिया, और ये कि थोड़ा चीट मील खा लिया। तो वेरी ये नाइस। जब जिंदगी बच्चों की मर्जी से चले तो बच्चे खुश रहते हैं। तो इस और क्योंकि कोविड की वजह से हम एज बच्चे पेरेंट्स, खुश हैं, यहाँ पे भी यही हुआ हुआ है दैट द किड्स आर मोर मच हैप्पियर। प्लस ये कि जैसे आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, आपकी भी अपनी माशाल्लाह फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं, आपको पता है। तो ये जो कुछ पिछले दिनों की स्ट्रगल्स हैं कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू एडजस्ट। तो ये न्यू नॉर्मल के साथ सच्ची में आपको बताऊं, आई थिंक सुएब, इट वुडंट बी रॉन्ग टू से द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एडजस्टेड। एक तरीके से वही वाली बात होती है कि वो डिसाइड फिर हम खुद करते हैं ना कि हमने हंस के काम करना है या रो के। तो कुछ लोग हम्म। ऐसे हैं जो अगर परसेंटाइल पे मैं बोलूं तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब समझ गए कि इससे इस वक्त हाल फिलहाल नहीं लग रहा कि कुछ बदलने वाला है, तो वो हंस के गुजार रहे हैं। और कुछ जिनको नहीं पसंद आ रहा वो रैंट भी कर रहे हैं और नेगेटिविटी के साथ भी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन मेरा अपना भी खुद का अंदाजा ये कि हंस के कर लेते तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल वक्त भी थोड़ा कट ही जाता है। मेजोरिटी लोगों के साथ ये है कि हाँ वो उस तरह से काट रहे हैं। अच्छा, अ, जो हम जो आज का टॉपिक है, हम्म। प्लानिंग, या किस तरह से प्लानिंग जो है वो हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होती है, या हमारे लिए कुछ भी प्लान करना किस लिए जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपसे फीडबैक लूँ, मैं थोड़ा सा आपके साथ एक ट्रेंड शेयर करूंगी। वो ये कि यहाँ पे कल्चरली अगर देखें, चाहे कॉर्पोरेट साइड है चाहे एकेडमिक साइड है, हर जगह पे जुएब प्लानिंग को प्लानिंग का लफ्ज जो है वो जरूर लगाया जाता है हर जगह। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, कही जाती हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि जिस वक्त एक्शन हो रहा होता है ना, वो सारी चीजें माशाल्लाह टॉपल होके गिर रही होती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आज दोपहर में भी के इलेक्ट्रिक के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे जो मीडिया पे आए हुए थे और वो फीडबैक देने की कोशिश कर रहे थे टू द जर्नलिस्ट। तो वो यही बात कर रहे थे और उनकी बातों से लगा ये कि स्ट्रक्चर तो मौजूद है और प्लान भी मौजूद है, लेकिन जब उसके रिजल्टेंट फैक्टर और रिजल्ट इफेक्ट जो हम लोगों के ऊपर आता है, जो शहर पे आ रहा है, लोगों पे आ रहा है, उसको देख रहे हैं तो टॉपल डाउन है और कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा। सेम टाइम जो ये आपने बारिश का जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन, जिस जो जिनको हम पॉश इलाके कहते हैं, या जहाँ पे जब लोग रहते हैं तो लोगों को ये तसल्ली होती है कि वहाँ की मैनेजमेंट और सिस्टम्स जो हैं वो बेहतर होंगे बाकी एरिया से। वहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं मेन रोड्स के ऊपर से पानी के अंदर आने, हम्म। सुएज सिस्टम्स बिल्कुल ऑफ है। तो तो मेरा सिर्फ सोचना ये है और समझने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो ये कि आप थोड़ा सा प्लीज अपना एक फीडबैक मुझे दें कि where are we really going wrong? Is it the fact that we are not planning the right way? What is it? मतलब रिजल्ट अगर खराब आ रहा है तो प्लानिंग खराब है या प्लानिंग है ही नहीं? वो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप इस बात से एक और भी चीज़ मुझे याद आई है कि बकरा ईद आने वाली है, और इसी टाइम पिछले साल जब बारिश का पानी आया था, तो मेरे भाई से जब मैं बात कर रहा था सुहेब से, तो वो यही कह रहा था कि जिस तरह हाँ, बकरा ईद के बाद लोगों ने फॉलो नहीं की प्रोटोकॉल्स, और जो ओजड़ियां थी वो बाहर गिरी हुई थी। वो हाँ, मुझे ईद के टाइम जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अभी हमने घर को पूरा बंद किया हुआ है, क्योंकि बाहर गर्मी है, पानी है, खून है पानी में, और बिल्कुल। ओजड़ी है और सब कुछ है। तो आई थिंक जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग में एक एस्पेक्ट होता है अकाउंटेबिलिटी का,
तो पहली जो होती है कि प्लानिंग करने बिल्कुल वाला कौन है, तो ऑब्वियसली तो सिटी जो प्लानिंग करेगी उसकी प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, ठीक है क्या रिस्क फैक्टर्स, जिसी तरीके से आपने जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ठीक प्लानिंग की है बात की, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, हाँ बड़े हाई लेवल स्केल पे एक टर्मिनोलॉजी होती है इन आईटीपीएमओ, मतलब इंफॉर्मेशन बिल्कुल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, जिसका काम अच्छा यही होता है कि वो पूरी कंपनी की जो ठीक है प्रोजेक्ट्स होते हैं, बजट्स होते हैं, उन सबको वो देखता है, स्केलेबिलिटी देखता है, ठीक है रिस्क आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर ठीक ये है अगर प्लान ही नहीं हुआ ठीक तो है कंटिजेंसी प्लान क्या हो, क्योंकि अच्छी प्लानिंग में कंटिजेंसी प्लान का होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि जैसे कराची में आप लोग जब पता है कि लाइट चली जाएगी और आपके घर में कुछ चीज करनी है या आपको बिल्कुल कुछ जाएगी करना है, तो कंटिजेंसी प्लान क्या होता है कि हमारे पास यूएसबी है या कोई कन्वर्टर है या कोई चीज है जिससे बिजली वापस आ जाए, तो ये प्लानिंग की एक कंटिजेंसी प्लान हो गई। तो मेन चीज ये है कि जो ठीक है प्लान करने वाला है, तो अगर आपने जैसे सिटी की बात की कि इलेक्ट्रिक की बात की, तो पहली चीज तो ये कि उनकी प्लानिंग, वो किस तरीके से उन्होंने उसको प्लान आउट किया, ठीक है किस तरीके से सिटी की उन्होंने ठीक स्ट्रक्चरिंग है की, कौन से बेंचमार्क्स को फॉलो किया है। अगर सिटी प्लानिंग, क्योंकि सिटी अर्बन प्लानिंग एक अलग ठीक एक है फील्ड होती है, तो उसके रिस्पेक्ट बिल्कुल से सही है जिस तरीके से उसकी नॉलेज है कि नहीं है, करने वाले कौन है, क्या वो नॉलेजेबल है इस मामले ठीक में कि है नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि टाइटल किसी को भी दे दो रिस्पेक्टिव कि उनके पास वो स्किल सेट्स हैं कि नहीं है। तो प्लानिंग करने से पीछे जो आपको, जिसको एक इंग्लिश में कहते हैं स्टेक होल्डर्स, तो प्लानिंग के स्टेक होल्डर्स कौन हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके क्या बैकग्राउंड है। जिस तरह हम और आप एक एजुकेटर हैं, तो हमें अगर कोई अचानक से बोले कि आप बिल्कुल कुकिंग शो कर दें, तो हम बोलेंगे कि भाई कुकिंग शो का हम इंचार्ज कैसे बन जाए, हम तो एजुकेटर्स हैं। तो हम तो ये हमें डायनामिक, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल में ये भी होता है कि कौन क्या कर रहा है और वो उसके लिए मेरिट मेरिट की जो एक बात होती है वो है कि नहीं है। तो प्लानिंग में सबसे पहले नंबर हाँ वन चीज है कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है जो प्लान कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी चीज ये ठीक कि है जब आप एक प्लानिंग करते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है। अब सिटी प्लानिंग है तो सिटी बिल्कुल प्लानिंग के होता है मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन सिटी प्लानिंग के जो नॉर्म्स होते हैं कि स्ट्रीट कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए, क्या चीजें, तो मेयर मिल के जिस तरह एक सिटी प्लानिंग बिल्कुल होती है यहाँ पे, बाहर के मुल्कों में जब नया शहर बनता है, बिल्कुल और क्योंकि कनाडा फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत हाँ खाली, हमें 10 दफा पाकिस्तान आ जाए फिर भी इतनी जगह कनाडा बिल्कुल में होती है। जैसे वो चीजें एक्सपैंड होती हैं, तो एक शहर में अच्छा कौन से बाजार होने चाहिए, कौन से रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए चीजें होनी चाहिए, पूरी एक स्ट्रक्चर ठीक होता है है। स्कूल कौन सी ठीक प्रॉक्सिमिटी है में होना चाहिए, कौन सी जगह में पार्क्स होने चाहिए और कितनी कितनी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में पार्क्स होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो के इलेक्ट्रिक का जिस तरह आप एग्जांपल दे रही हैं, तो उनकी भी प्लानिंग पे क्वेश्चन होगा कि भाई ठीक है, आपने अगर प्लान किया है तो उनके बेंचमार्क्स क्या थे। लेकिन हाँ अगर फॉर एग्जांपल हर कोई बोलेगा कि हमने कोई ठीक है हमारे एसओपीस थे, स्ट्रक्चर्स थे, हमने उसको फॉलो किया था, तो उसको मैं, अगर वो अभी ठीक है काम नहीं कर हाँ बिल्कुल यही सुनने को मिलता काम है नहीं मुझे। कर तो मैं उसको एक, हाँ अब मैं आज की कॉन्वर्जेशन को और हम देखते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन में हमने जनरेशंस की भी बात की थी, तो उसको भी देखते हैं किस तरीके से हम लेके आएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल जो आपकी बात है, ये इसको मैं एक वर्ड होता है फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हाँ तो फिक्स माइंडसेट ठीक से है अगर कोई चीज बन रही है, तो फिक्स माइंडसेट बोलते हैं कि जो आप कुछ चीज कर रहे होते, तो आप एक आपने एक चीज कर दी कि भाई मैंने ये इस तरह ठीक होता है है, और उसको बस बंद कर दिया कि आज से 25 साल पहले या 10 साल पहले जैसे कोई चीज होती थी अब उसी तरह है। जैसे एजुकेशन सिस्टम भी है, आप उसको कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन ठीक है सिस्टम एक फिक्स बिल्कुल है माइंडसेट से चल रहा है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ नहीं जा रहा। तो मैं इसके बिल्कुल डिफरेंसेस भी लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बज वर्ड आज का ये कि वो एक फिक्स माइंडसेट से है। तो उस फिक्स माइंडसेट से उन्होंने अपना काम ठीक है कर दिया, हुकूमत ने भी आई एम अज्यूमिंग अज्यूम कि भाई उन्होंने अप्रूव कर दिया, तभी वो चल रहा है अभी तक, वरना अब तक कोई हो जी मैं न्यूज में देखता हूँ कुछ कि और किस हो जाता खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर बिग एक्शन नहीं हुआ है तो मैं आई एम अज्यूमिंग के ऑन पेपर उन्होंने सब कुछ सही किया हुआ है, ऑन पेपर हर चीज साइंड ऑफ हुई भी है, तो अभी के जो भी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो स्टेक होल्डर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो ये जब कर देते हैं, ठीक है फिर पब्लिक का भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुझे बार बार में इसलिए मुझे बकरा ईद का याद आ रहा है क्योंकि मुझे मेरे भाई की बातें याद आ रही हैं, और ये पिछले साल की बात थी, और मुझे डर लग रहा है कि वो इसी अभी मेरी से बात हुई थी सोएब से, तो वो ये था कि
अब इस पानी, अब वो टाइमिंग अल्लाह मियाँ ने पता नहीं सिचुएशन ऐसी नहीं लगी। टाइमिंग, अभी भी पानी इतना ज्यादा है, और अगर पानी नहीं गया, बकरा ईद करनी है। बहुत बाहर के मुल्कों में बकरा ईद इस तरह नहीं होती कि आप बाहर में खून कर दो, चीजें कर दो, एक जगह पे दी जाती है या आप फार्म की तरफ जाते हो। तो आई होप कि हमारे भी लोगों का एक फिक्स माइंडसेट है। तो मैं अगर अगर आप स्टेक होल्डर्स या कंपनीज को बोलेंगी, तो हमारे भी लोगों का जो फिक्स माइंडसेट है उसको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एक तो हमने कहते हैं ना, एक आजमाई हुई चीज है। ठीक है, जैसे मेरे अब्बू हमें समझाते थे जब छोटे थे कि बेटा बिल्कुल। सामने एक गड्ढा है, अब तुमने छलांग मार के देखने के कितना गड्ढा है, या हाँ, तुमको मैं बता रहा हूँ कि सामने गड्ढा है, उसको अवॉइड करके जाओ। तो लोग होते हैं जो कहते नहीं हमें गड्ढे में छलांग के देखना है कितना बिल्कुल। गड्ढा है, फिर चोट से सीखना है। और कुछ होते हैं लोग जो कहते हैं नहीं हमने गड्ढा, हाँ हमें पता है हाँ, गड्ढा है, उसको वहां से हम हट जाएंगे। तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो देख ले कि हट हमने जाए। गड्ढे में एक दफा जंप मार लिया, हमें पता है कि ठीक है हम जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी जमा हो गया, लेकिन अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ठीक बार है, बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बकरा ईद के दिन प्लीज वो चीजें ना करें जिससे दूसरों को भी इनकन्वीनियंस हो। और आपकी सोसाइटी में वैसे ही कोविड है, उसके ऊपर से स्टैगनिंग वाटर की अपनी डिजीजेज होती हैं, खून उसमें मिक्स हो जाएगा, वो अपनी डिजीजेज होती हैं। ओजड़ी का मिक्स होना, वो मेरे अपने भाई के जुमले मुझे आ रहे हैं जो कह रहा था कि इतना स्मेल है बाहर के, जब मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे वाकई है, वाकई है। हैरानी होती है। नहीं, तो आई बिल्कुल थिंक है, वाकई आज भी मैं अपनी फैमिली के साथ, जी जी बोले। तो वो जो एक चीज़ थी ना जिसमें जो हमें मुझे लग रहा था कि इस दफा शायद ये जानवर हम इस तरह से नहीं अलाउ करेगी गवर्नमेंट लोगों को इतना खुला रखने के लिए, बट उसी तरीके से मुझसे मौजूद है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपने कीज की बात की, जिस की के अंदर जो है वो आ जाता है, आपने कंटिजेंसी प्लानिंग की बात की, आपने उन कुछ वाइटल्स की भी बात की कि क्या जरूरी है। एक और चीज इस चीज से मैं कनेक्ट करना चाहूंगी जोएब, कि प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, आप खुद भी माशाल्लाह कनेक्टेड है विद योर फैमिली, जहाँ पे कंटिजेंसी प्लानिंग की बात आती है। हम पिछले भी मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम्स में जब साथ थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे वैसे भी जब प्लान बी कहा जाता है ना, तो कान खड़े हो जाते हैं हमारे, और उसको समझा ये जाता है कि अच्छा ये प्लान बी की इसलिए बात कर रही है क्योंकि इनको लगता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं प्लान ए पे, जो मेरा पहला सेट गोल है, उस पे मैं वाकई कुछ कारामद एक्शन कर सकूंगा। तो वो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है, और लोग इससे बहुत दफा, खास तौर पे जो लीडरशिप रोल्स में होते हैं, जब उनको कहा जाता है कि सर कोई, और खास तौर पे अगर कोई जूनियर पूछ ले सर कोई कंटिजेंसी प्लान है, तो वो तो आप समझे कि आपने उनकी ईगो हर्ट कर दी, उनको डैमेज कर दिया, क्योंकि आपने जो गोल बना दिया, जो फर्स्ट प्लान ए बनाया था, उनके हिसाब से वो उनका ईगो डैमेज हो जाएगा अगर उन्होंने कंटिजेंसी प्लानिंग कर लिया। तो कंटिजेंसी को तो लेके हमारे यहाँ स्केयर फैक्टर ही यही है कि हम इसको स्केयर बोलूं, फियर बोलूं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान बी इज वेरी मिनिमल। पर आपके ख्याल से जो आपने कंटिजेंसी प्लानिंग की बात की, इज कंटिजेंसी प्लानिंग समथिंग दैट shows off a human as somebody who is incapable of sticking to plan A, या बिल्कुल incompetency? नहीं, Does आपने it ever refer? बहुत अच्छी बात की। देखिए, डिपार्टमेंट्स कंटिजेंसी प्लान शो ये करता है कि आपने हाँ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को प्लान किया है। कंटिजेंसी प्लान का मतलब ही यही होता है, ठीक है, क्योंकि देखें जो लोग ये बात अभी सुन रहे हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, या जो जो मैंने आपको है ना पीएमओ बिल्कुल, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने हाँ, कंपनी में अपने बॉसेस के बिल्कुल, लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं, या सीनियर लीडर्स जो भी प्लान्स बनाते हैं, जब बजट अप्रूवल्स होते हैं, तो उन सब में कंटिजेंसी प्लान का एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही होता है जिसके पास होता है कि एक बजट अनाउंस किया जाता है, एक प्लान होता है, उसके हिसाब ठीक से है, एक बजट अनाउंस किया जाता है, और एक ड्यूरेशन असाइन ठीक है, की जाती है, और एक टाइम फैक्टर होता है। तो टाइम, ठीक है, रिसोर्सेज एंड मनी, ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टाइम, ओके, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब जो लोग इस्तेमाल होंगे, जो एंड मनी, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होंगे, टाइम, रिसोर्सेज और मनी, ठीक है, इन चीजों को देखते हुए आपका कोई मनी, भी ठीक है, बनाया जाता है। और उस प्लान में थोड़े से आप ठीक है, बफर टाइम्स भी डालते हैं कि आपने कहा है ये प्रोजेक्ट 1 साल में होगा, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है ये कि ठीक वो है, थोड़ा
उसमें बफर टाइम भी डालते हैं ताकि अब 15 to 20% होता है कि इन केस कोई रिस्क आ जाए, कोई बात हो जाए, तो हमने उस टाइम को अकाउंटेबल किया हुआ था। इसी तरीके से ठीक है, रिस्क पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि रिस्क एनालिसिस की होती है, और एक अलग फील्ड भी है जो रिस्क असेसर्स होते हैं, उनके जो प्रोबेबिलिटी के थ्रू बताते हैं कि अगर प्रोबेबली क्या चांसेस हैं। ये फॉर एग्जांपल ये जो भी कंपनीज में प्रॉपर एक फील्ड होती है जिसको रिस्क असेसमेंट्स होती हैं, जिसमें वो यही बताते हैं कि अगर नहीं हुई, जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो एक सेकंड ओपिनियन लेके बोलते हैं कि ये अगर हमारा प्लान नहीं हुआ तो उसका रिस्क क्या है, क्या, तो वो रिस्क को लेते हुए फैसले किए जाते हैं। तो उस रिस्क लेने के फैसले भी एक एल्गोरिथम है, उसकी एक साइंस है जिसके थ्रू कंपनीज जो होती हैं वो अपने रिस्क को असेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी जगह पे, कोई किसी डिपार्टमेंट को खोलना चाह रहा है, कोई नई जगह पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें अगर आपने या अमेरिका में एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक के नाम से, जिसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं और वो इन्वेस्टर्स बेसिकली प्रोस्पेक्टिव जो पिच जो देते हैं बिजनेस ओनर्स, उनसे सवाल करते हैं। तो उसमें वो जिस तरीके से कोई प्रोजेक्ट का आइडिया लेके आता है तो उनके सवाल, क्योंकि उनका पैसा लगने वाला होता है, तो वो उनसे सवाल पूछते हैं, जिसमें से कंटिजेंसी प्लान भी आ जाता है, रिस्क भी आ जाता है कि ये चला नहीं, कैसे तुम लोग के स्कोर्स किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बिक रहा है। तो बात सारी ये है कि जिस तरह आप एक अपने घर में कोई भी काम करती हैं, आपने सोचा कि कल मैं बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है, कल मैं बिरयानी बनाऊंगी, कल मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कल आ गया, ठीक है, दुकान बंद है, हड़ताल हो गई, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मेहमान लेकिन फिर भी आ गए। तो बात सारी ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि एज अ आपने जब गेस्ट को एंटरटेन करना था, तो क्या आपने, वो कहते हैं ना ऑल पुट योर एग्स इन वन बास्केट, कि आपने क्या सिर्फ यही सोचा था कि मैं बिरयानी ही बना के रखूंगी, या आपके घर में कुछ और भी चीज है बनाने को? अगर है वो आपका कंटिजेंसी प्लान है। एक बड़ा मजे का वाकया हुआ था कि जब मैं कराची में था, तो मेरी नानी के बराबर के जो नेबर्स थे, उन्होंने हमें दावत में बुला लिया, पूरे हमारी फैमिली को, ठीक है। तो हम सब हैं, मेरी अब्बू फैमिली, अम्मी, मेरी खाला है, हम लोग सब उनके घर खुशी खुशी चले गए, और वो भूल गए कि उन्होंने हमारी दावत की थी। वो भूल गए। तो हम जब पहुंचे तो उन्होंने फौरन एक एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेजमेंट जरूरी है कि भाई एक्नॉलेज किया, क्योंकि जैसे हमने मूड एलिवेटर की भी बात की, जैसे मैंने आज अपनी बात की कि मैंने अपना बता दी कि मैं कहाँ पे सेट हूँ अभी, ताकि लोग बोले कि आज ये उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है, भी थोड़ा तकलीफ में है, लेकिन अब वो जा रही है, मैं बात करूँ तो मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ। लेकिन तो इस तरह से आपने एक्नॉलेज कर ली कि भाई हमसे एक मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने फौरन ये बाहर से खाना मंगवा लिया, कंटिजेंसी प्लान। तो अगेन कंटिजेंसी प्लान कोई नेगेटिव चीज बिल्कुल नहीं होती। कंटिजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई, तो क्या आपके पास प्लान भी है? आपके घर में दावत हुई है, दावत में लोग आ गए हैं और आपने बिरयानी बनानी थी, गोश्त नहीं है, और आपने कहा मेहमान आ रहे हैं या आने वाले हैं और या बंद है चीजें, तो घर में भी तो हम कंटिजेंसी प्लान रखते हैं कि भाई आज ये नहीं है तो आज ये पका लेते हैं। अब दावत में आई एम श्योर आप दावत के हिसाब से देखेंगे कि भाई अच्छा मेरे पास फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपने कोई प्रेशर कुकर में गोश्त बिरयानी सोची थी, लेकिन गोश्त का सालन बना के उसको प्रेशर कुकर में जल्दी से बना दिया। जब तक मेहमान आएंगे उनको तो पता ही नहीं होगा कि पीछे क्या हुआ, कि किस तरीके से हमने हुआ क्या था। वो तो आएंगे, देखेंगे भाई आपने खाना सर्व किया हुआ है, और उनको जो चाहिए था एज अ क्लाइंट, अगेन स्टेक होल्डर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, फिर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए, तो इसी तरह के इलेक्ट्रिक स्टेक होल्डर्स हैं, इनके कौन लोग हैं, और क्लाइंट हैं हम लोग एज आम लोग जो पब्लिक के जो हैं। तो आई थिंक टू रैप अप ये है कि कंटिजेंसी प्लान हमेशा ये शो करती है कि अगर प्लान ए नहीं काम करता, क्योंकि टाइम, रिसोर्सेज और मनी, ये चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। रिसोर्सेज सोच रहे थे ये चाहिए, अब रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं। सोचा था बजट मिलेगा, लेकिन बजट बीच में कहीं से किसी ने ले लिया कि नहीं हमसे नहीं हो सकता। इसी तरह टाइम हमें गाला था 1 साल का। आई एम श्योर जो हमारे लिसनर्स हैं जो
अब तो हर जगह यही होता है कि एक आपको प्रोजेक्ट टास्क दिया जाता है कि भाई 6 महीने में कर देना, 3 महीने में अचानक से ऊपर से आता है डंडा कि नहीं अब 3 महीने में नहीं, अब 1 महीने के अंदर अंदर करना है। हाँ, तो इन सब एक में महीने में करके दो। एग्जैक्टली तो इन सब चीजों में रियलिस्टिकली हाँ कोई अनरियलिस्टिक कोई ओके, रिक्वेस्ट है तो फिर बात अलग है, लेकिन रियलिस्टिकली कंटिजेंसी प्लान हमेशा यही शो करेगा एज अ सिटी, अगर सिटी है, और अगर एज एन इंडिविजुअल कि हमारी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं। ये बिल्कुल वैसी भी बात है जैसे इनकम, आजकल कोविड की वजह से इनकम्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, तो सेविंग्स बहुत जरूरी बहुत है। ही true। प्लान है कि भाई आपको जो भी पैसे हैं उसको सेव करें, मस्ट हैव्स पे स्पेंड करें, गुड टू हैव चीजों पे मत करें। अगर 10 कपड़े चाहिए थे, 6 वाह, चाहिए थे, 4 कलोन्स चाहिए थे, लेकिन अगर दो कुछ कपड़ों से और कुछ कलोन से और कुछ चीजों से काम चल रहा है तो वार्डरोब अभी बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये हमें सेव करना है कि हमें पता नहीं कि चीजें कब तक जाएंगी। तो ये कंटिजेंसी प्लान है, तो चीजें हमारे कंट्रोल से बिल्कुल। बाहर है। तो हमारी सबसे बड़ी चीज ये कि हमें कंटिजेंसी प्लान बिल्कुल करनी चाहिए। कंटिजेंसी प्लान ठीक करते है, वक्त स्टेक होल्डर्स, अगेन मैंने जैसे लव बात की, फिक्स माइंडसेट, क्लाइंट, ग्रोथ माइंडसेट, एक और बिल्कुल, उसमें बोला स्टेक होल्डर्स। स्टेक बिल्कुल, होल्डर्स उनको कहते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है उन चीजों को प्लान करने में। फिर बिल्कुल, क्लाइंट्स हैं, बिल्कुल क्लाइंट्स जिनको आप सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ठीक पता है है, कि आपका क्लाइंट कौन है, और आपको फिर ये देखना है कि मुझे किस तरह के कंटिजेंसी प्लान्स अपने बना के रखने हैं। कंटिजेंसी प्लान बनाने में यस और बिल्कुल, टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगती हैं। हो सकता है कि लोग बोलें कि भाई बिल्कुल लगती प्लान है। ए प्लान बी प्लान सी बना लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ, हमें तो प्लान ए हमारा काम ही हो गया। गुड, काम हो गया, लेकिन अब हमें पता है कि अब हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए कंटिजेंसी प्लान्स बने हुए हैं, जिसमें कभी भी कोई बात मौजूद है, होती है तो हमारे पास एक, जैसे कहते हैं ना, टूल किट है हमारे पास, कि भाई वो जैसे ना वो एक मैजिक, बिल्कुल, वो हमारे पास एक ट्रिक्स का बैग पड़ा हुआ है। तो ये कि कोई सिचुएशन आ गई, हम बोलेंगे बिल्कुल, सर यस, हमारे सारे प्रोसीजर्स या प्रोसेस सब डिफाइंड हुए हैं। तो इसी तरह घूम के इलेक्ट्रिक की जैसे आपने बात की, तो उसमें उनकी प्लानिंग है, हाँ, हैं वो फिक्स माइंडसेट से अगर हो रही हैं तो उनको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए। ठीक इसी है, तरह हमारी पब्लिक जो है, अगेन क्योंकि माजरत के साथ कि जिस तरह मैं अपने भाई से बात करता हूं कि अगर जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो तो हमारे कंट्रोल में, तो हमें भी अपनी फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलना होगा बिल्कुल, और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना होगा। मैं उसके बाहर बारे में भी और निकलना, बातें करूंगा कि उनका और क्या मतलब होता है, लेकिन बज़ वर्ड्स में क्लाइंट, स्टेक होल्डर्स हो या क्लाइंट्स हो, ठीक हमें है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है। ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे, जाना है, हमारे पास कंटिजेंसी प्लान्स भी बनेंगे, और जब कंटिजेंसी प्लान्स बनेंगे तब तो हम सुकून से सोच सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो हमारे पास प्लान भी है। वाकई, जिस तरह आपने बिजली की बात की कि बिजली नहीं होती जिनके घरों में, तो कंटिजेंसी प्लान यही होती है कि भाई ठीक है, मेरी अम्मी भी बताती है, उन्होंने वो एक बैटरी वाला पंखा लिया हुआ है छोटा सा, तो वो बैटरी वाला पंखा जब बिजली नहीं होती तो वो पंखा अपने पे रख लेती है, तो वो प्लान भी है। इसी तरीके से घर के लिए उन्होंने इन्वर्टर बिल्कुल, जो भी होते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि कोई इसमें बुरी बिल्कुल, चीज नहीं है, और कंटिजेंसी प्लान है ना? करना, और उसमें भी जरूरी नहीं कि आप हर चीज बिल्कुल, कवर कर सको, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी क्या कंटिजेंसी प्लान है कि अगर पानी इस रेट से आया है, इतना जमा हो रहा है, तो कंटिजेंसी प्लान ए क्या होना है, पहली चीज क्या है कि भाई पानी को यहाँ से यूं या इस तरह चला जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जा रहा तो किस तरीके से जाएगा, तो ये चीज बिल्कुल, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज खामोश है, कुछ व्यूअर्स तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ नंबर्स, लेकिन खामोश है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक जो है वो हमारे साथ शेयर करते रहें। प्रियंका पूछ रही है टॉपिक, प्रियंका आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, हम प्लानिंग के बारे में आज बात कर रहे हैं। और जोएब को आज हमने पकड़ लिया आज के प्रोग्राम के लिए, ये बड़े बिजी चल रहे थे माशाल्लाह, वाज डेक्ड अप विद हिज एसेंशियल्स विद कर्नल, लेकिन हमने आज इनको दोबारा कोशिश की कि हम इनके साथ प्रोग्राम करें। प्रियंका इज ऑल्सो, अगर आपकी इजाजत हो जोएब तो मैं कमेंट ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, she says that that good successful people always run with planning. That's the reason they succeed in their goals. Do you think, what would you want to say to this? कि प्रियंका कह रही है कि जो प्लानिंग के साथ चलते हैं वही गोल्स अचीव करते हैं, और जो प्लानिंग के साथ नहीं चलते वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते। क्या लगता है जोएब? What would you बहुत want to add to that? बिल्कुल। देखें, मैं एज ह्यूमन बींग्स, एफर्ट्स हमारी होती हैं,
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एफर्ट्स आर इन योर, रिजल्ट्स आर डिवाइन। इसका मतलब ये है कि हम एज ह्यूमन, कुछ लोग होते हैं, हर कोई इसी तरह नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक साल का ही प्लान बना लेते हैं कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, लाइफ में ये चाहिए, यूं चाहिए, प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इन द मोमेंट होते हैं, जैसा आएगा उस वक्त प्लान कर लेंगे, उस वक्त देखेंगे किस तरह चीजें चलती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम अपने अराउंड लोगों को देखें, जैसे मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि अपने अराउंड सक्सेस किसमें है, कौन सक्सेसफुल लोग रहे हैं, तो हमने यही देखा कि सक्सेसफुल कंपनी, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो प्रॉपर प्लान करते हैं। देखिए प्लानिंग में आपकी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, रिजल्ट्स। अब जैसे स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, तो स्टार्टअप कंपनी जरूरी नहीं कि हर कोई सक्सेसफुल हो जाए, इसी तरह लोग बिजनेस करते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई सक्सेसफुल हो जाए। लोग म्यूजिक सीखते हैं, जरूरी नहीं हर कोई अमेजिंग म्यूजिशियन बन जाए। लेकिन बात सारी होती है कि वो प्लान जरूर करते हैं, रिजल्ट्स हम एफर्ट्स हमारे हाथ में होती हैं, रिजल्ट्स आर डिवाइन, कि भाई वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। और आई एम श्योर जब मैं ये लफ्ज कह रहा हूं तो उसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे कि कुछ लोगों के पास हम समझते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि यार उनके पास, फॉर एग्जाम्पल कंपनी से भी होता है कि आपके सीईओज के पास जरूरी नहीं कि पीएचडीज हो, लेकिन उनके अंडर में ऐसे लोग हैं जो पीएचडीज भी हैं, जो हाईली प्रोफाइल भी लोग हैं, लेकिन उनके बॉसेस जो हैं, हो सकता है जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना अंगूठा छाप, के बाज दफा होता है बस पैसा था, बिजनेस माइंडसेट था, उन्होंने अपने अंडर में पढ़े लिखे लोग रखे हुए होते हैं। तो मकसद ये है प्लानिंग करना हमारा फर्ज है, क्योंकि प्लानिंग शोज आपकी अकाउंटेबिलिटी। आप मदर हैं, फादर हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप कंपनी रन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल की अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो सामने, अगेन स्टेक होल्डर्स एंड क्लाइंट की हम बात कर रहे थे, तो क्लाइंट बोलेगा कि तो मैं आप में कैसे ट्रस्ट करूंगा, कि तो फिर मैं आपके पास, आप फॉर एग्जांपल, मैं फिर एग्जांपल लेता हूं कि आप एज अ मदर प्लान करती हैं कि आज का मैंने ये बच्चों के लिए करना है, ये खाना बनाना है, सही है। अगर बच्चे आके पूछते हैं कि अम्मी पैर को क्या पकेगा, और आप बोलेंगी मुझे नहीं पता, तो बोलेंगे जब टाइम आएगा मैं देख लूंगी। तो अगेन ये जब आप कहेंगी, जो एक्सप्रेशन मिलता है ना, आई एम सॉरी आपकी बात कट रही है, इसके बाद जो मिलता है ना मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो जैसे आपके हस्बैंड भी बोलेंगे कि भाई आज का क्या प्लान है, आज का क्या, रात के क्या खाने का प्लान है, या आज का क्या, मतलब जो भी है। तो हमेशा आई थिंक मैं भी एज अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि मरियम से, कि भाई मरियम आज खाने का क्या प्लान है, तो ऑब्वियसली प्लान होता है। हाँ, बाज दफा ये भी होता है मेरा आज मूड नहीं है, आज बाहर से मंगवा लो, तो अगेन ये प्लानिंग का ही हिस्सा है, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज बाहर से खाना मंगवाएंगे। तो बात सारी ये है कि हमेशा अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप अपने सामने वाला जो आपका क्लाइंट कर लेते हैं, जैसे आपके बच्चे और हस्बैंड एक क्लाइंट हो गए ना आपके, कि भाई आज खाने में क्या, अगर आप घर में खाना पकाती हैं तो फिर ये कि वो आप अगर बोलेंगे भाई सुबह नाश्ते में क्या है मुझे नहीं पता, दोपहर में क्या है मुझे नहीं पता, रात को क्या है मुझे नहीं पता। तो इसी तरह कंपनी की तरफ अगर हम जाए कि अगर आपके कोई फाइनेंसर्स हैं या कोई भी आके कंपनी से या बोलेंगे भाई आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या स्ट्रेटेजिक विजन है, आपकी क्या मार्केट एनालिसिस हुई है, आपने क्या सैंपल साइजिंग की है इसके लिए कि लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल करके बताएं, अगर वो कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा एज एन इंडिविजुअल या एज अ कंपनी के, या एज अ सिटी, या जो भी हम बात करेंगे, या कंट्रीज की कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, कि भाई हम ट्रस्ट कैसे करें हमारे टाइम के साथ, हमारे पैसे के साथ, हमारे रिसोर्सेज के साथ। क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप घर में पका रही हैं, आपने, जैसे मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, जब घर में जब सफाई करने वाली जब वो छुट्टी करती थी तो अम्मा मेरी कहती थी कि मेरी हेल्प करो तो मैं आलू के पराठे और फ्रेंच फ्राइज बना के दूंगी। तो हम रिसोर्सेज हो गए। प्लानिंग मेरी अम्मी ने प्लानिंग कर दी कि भाई अगर मैं, जो मुझे हेल्प चाहिए थी नहीं मिल रही, तो उन्होंने हमें अपनी रिसोर्सेज बना के काम कराया और हमें रिवॉर्ड कर दिया। कंपनीज में भी ऐसे ही होता है कि भाई रिसोर्सेज चाहिए होती है, डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेच हो रही होती है कि हमें कम रिसोर्सेज पड़ी हैं, हमें कुछ और लोग चाहिए हमारी, तो ये गिव एंड टेक चलता है। तो इस वजह से आई थिंक हम अगर इस तरफ चलें कि प्लानिंग चलती रहेगी तो हमारे क्लाइंट्स भी खुश रहेंगे, और प्लानिंग से हमारे जो हैं रिजल्ट्स वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं बनिस्बत विदाउट प्लानिंग के।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रियंका का एक और कमेंट लेना चाहूंगी। इन्होंने के इलेक्ट्रिक की बात की है, तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपना फीडबैक भी दूंगी और आपकी बात को भी कनेक्ट करूंगी कि प्रियंका एज वी डिस्कसिंग नाउ, और जो मेरे ख्याल से जोएब ने भी अभी बात हमारे साथ की है। जोएब, आप मुझे बताइएगा, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, जिस वक्त हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम कम्युनिटी लिविंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंडिविजुअल लिविंग की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो, या कम्युनिटी, कॉर्पोरेट, एकेडेमिया, काम, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लानिंग वो एलिमेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को डिफाइन करता है। वही वाली चीज़ के जिस वक्त माँ बाप देखते हैं उनका बच्चा बड़ा होने लगता है, तो हमसे भी नहीं पूछते थे जब हम टीनेजर्स थे हुए कि क्या प्लान किया है, ए लेवल्स के बाद क्या करना है, या इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। तो प्लानिंग, आई फील इट वुडंट बी रॉन्ग टू से दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेशन जो हर रोल को अपने साथ किए हुए किसी उस पूरे एक सिचुएशन में होती है। जैसे आपने स्टेक होल्डर्स के का लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि जिसमें क्लाइंट भी है, उसमें एम्प्लॉयज भी हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं, और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। तो इसी से लेकिन कनेक्टेड, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि कंटिजेंसी प्लानिंग को लेके तो हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंट समझा जाता है कि इनकॉम्पिटेंसी को का इजहार कर देगी ये चीज, या इस तरह की नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। इसी तरह प्लानिंग को लेके जोएब, वॉट एवर इज पुट ऑन पेपर एज प्लानिंग, ज्यादातर होता ये कि जब हम एक्शंस की तरफ जाते हैं ना, या जब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रही होती है, तो उस वक्त पीछे जाके बहुत दफा ये महसूस होता है कि टीम के अंदर जो लोग होते हैं या जो कम्युनिटीज का पार्ट होते हैं, वो बार बार उसको रिविजिट करके नहीं देख के चेक कर पाते। चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे आपने अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया कि जी वो भी फैक्टर उसमें से गायब हो जाता है। तो ये सेट एक पॉलिसी नहीं दिख रही कि फॉलो हो रहा हो ये रूल फ्रॉम ए टू जी, कि अकाउंटेबिलिटी भी चेक की जा रही हो, बेंचमार्क स्केल भी चेक किया जा रहा हो। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। लेकिन प्लानिंग को लेके एक और चीज मैं चाह रही थी जोएब कि आप जरूर अपना फीडबैक मेरे से शेयर करें, कि जैसे आपने जनरेशंस की बात की और माशाल्लाह आपका एक्सपर्टीज है विद इन वॉट एवर जनरेशन दैट वी हेल फ्रॉम, जैसे हमने पिछली दफा भी बात किया था, मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगी। आप मुझे बताएं कि प्लानिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो इंसान के अंदर जनरेशंस के बेसिस पे, अगर मैं आपसे पूछूं, तो कोई कोई खास जनरेशंस है जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक डीएनए का पार्ट है? हाउ इज इट प्लानिंग एज अ कैरेक्टर एंड विद द जनरेशंस दैट वी बीन डिस्कसिंग, और जो आपके माशाल्लाह एक्सपर्टीज का हिस्सा है, तो भाई एवरीबडी हेल्स फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, ठीक है ना? एंड इफ वी आर इन अ सेटअप, जैसे कि हमारी कम्युनिटी लिविंग है, उसमें जो कम्युनिटी लीड है, एमपीए है, एमएनए है, या चले यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है, वो एक डिफरेंट मतलब एक डिफरेंट जनरेशन का है, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे भी जो हम डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, या यहाँ पे भी जो हम फॉल बैक एकेडेमिया में देख रहे हैं, या हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हैं कि जी मल्टीनेशनल्स हैं जोएब, पर उनका इंटरनल सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक सीटिया ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो जब एम्प्लॉयज बैठते हैं, लोग एचआर सर्कल्स में आपस में बैठते हैं, तो बड़ी सी बड़ी कंपनीज के एचआर के हेड्स जो है वो आपस में जब कुछ गप्पियां कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से अपने दिल का दर्द जब शेयर करते हैं, तो ये कहते हैं यार अच्छी खासी कंपनी, पता नहीं क्या हो गया, अंदर के सारे काम तो जो है ना बस पेपर तक ये काम नहीं हो रहा। मेरा ये सवाल है कि प्लानिंग को लेके क्या आपको लगता है कि ये कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डेवलप करनी पड़ती है हमें, या कोई ऐसी जनरेशन हम में से ऐसी है जिनके डीएनए का हिस्सा है ये, और उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती? क्या है ये मामला? बहुत बड़ा सवाल है आपका ये, तो मैं इसको चंक्स में मैं इसको बताता हूँ। थैंक यू। मैंने थैंक यू। स्क्रीन भी खोली है, वो हमने बेबी बूमर्स की बात की थी, तो हमने बेबी बूमर्स के बारे में कहा था कि हाँ वो बिल्कुल। जो बॉर्न होते हैं फ्रॉम 1940 टू 1959, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बिल्कुल जब हम बात की थी तो हमने कहा था कि वो जो अभी के अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि हमारे बेसिकली जो ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्डर जो 70s प्लस के जो लोग हैं, तो उसमें ये कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं,
मोटिवेटेड हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि ठीक है, हमारे अगर हम अपने जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिमाग में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने ज़माने में जब वो ठीक चीज़ें है, करते थे, तो बेस्ड ऑन रिसर्च जो बेबी बूमर्स होते हैं उनके उनका जो हाँ, अगेन ये जो जनरेशंस होती हैं, इनकी डेफिनेशन जो होती है वो उनके कॉन्टेक्स्ट और उनकी सोसाइटी की वजह से वो डिफाइन बिल्कुल, होती है। तो उस जमाने में जो उनके ठीक है, पास रिसोर्सेज थी, उनकी वजह से वो लोग इंडिपेंडेंट थे, मोटिवेटेड थे और वेल ठीक ऑर्गेनाइज्ड। है, जनरेशन ठीक है, एक्स की हमने बात की थी, तो वो ये लोग हैं जो बॉर्न होते हैं फ्रॉम 1960 टू 1979, 60 टू ठीक हो गया, इनमें ये था कि ये ठीक है, लोग जो थे उनको पुरानी जनरेशन में हमने एक चीज मैं बताना भूल गया कि वो लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल कोर्सेस सीखते थे। तो वो हाँ, लोग ट्रेडिशनल तरीके से करना अच्छा, चीजें पसंद करते थे। अब वही लोग अगर बिल्कुल, अभी कुछ करेंगे तो उनको, जैसे हम नहीं सोचते कि कोई, और ऐसा पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि कोई आदमी है जो पढ़ाने का एक तरीका है, वो 20 साल से ऐसे ही पढ़ा रहा है, या कोई बॉस है जिसका 20 साल से एक तरीका है उस बिल्कुल, चीज को मैनेज करने का, तो लोग बोलेंगे कि यार दुनिया कहाँ से बिल्कुल, कहाँ चली गई, लेकिन अब आप उसी तरीकों से ही कर रहे हो चीजें। ये वही तो वही है, तो ये बेबी बूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज आ सकती है कि अगर उनका, अगेन जो मैंने वर्ड बोला था, फिक्स माइंडसेट, तो ये नहीं कि वो तो उनकी एक ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम हमेशा अपने हर ऐसा थोड़ी है कि वो जो है वो इसी तरह रहेंगे वो, लेकिन वो अगर वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली वो भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे जो 70s 60s प्रॉपर, एज के लोग हैं, वो भी गेम्स खेलते हैं, अब वो भी वर्चुअल रियलिटीज देखते हैं, वो भी जूम इस्तेमाल हाँ, करते हैं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट की वजह से किया था कि उन्होंने बिल्कुल, कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी की वजह से अपने ठीक प्रैक्टिस चेंज करूंगा, उन्होंने अपने आप को चेंजेस किए हैं। तो ठीक है, प्लानिंग थी उनमें, ठीक लेकिन है, माइंडसेट से, लेकिन वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी का अगर ठीक कोई है, बूमर आपका बॉस है, आपका फैकल्टी है, आपका मेयर है, लेकिन उनको समझना होगा कि अभी के हिसाब से वो क्या चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए चीजें सक्सेसफुल थी उस जमाने के हिसाब से, और वही प्रैक्टिसेस हम दोबारा नहीं कंटिन्यू कर बिल्कुल सकते। ठीक है, जनरेशन एक्स के बारे में जैसे मैंने बिल्कुल कहा, ठीक है, 1960 से 1979 का जो उनका जो है, वो अपने बिल्कुल ठीक है, स्केड्यूल में लर्न करना चाहते हैं। जिसका मतलब ये है कि उनकी जो अगर बिल्कुल, प्लानिंग का कॉन्टेक्स्ट किया जाए, तो उनको अपनी प्रेफरेंसेस से हाँ, चीजें कराने की आदत है। ठीक तो है, अगर हम, क्योंकि एजुकेशन में भी जब मैंने इस जनरेशन को जब पढ़ाया है, तो और मैं भी इस जनरेशन का ताल्लुक रखता हूँ, हाँ, 1979 बिल्कुल एज पे। तो ये कि मैं ठीक इसमें है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है इनका, वो ये है कि वो अपने स्केड्यूल पे लर्न करना चाहते हैं। तो इनकी जो प्लानिंग होगी अच्छा, वो बहुत इंडिविजुअलाइज प्लानिंग होगी, कि हाँ, भाई वो चाहेंगे कि हम, इसका मतलब ये कि ठीक है, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं तो दोनों की अपनी अपनी एक प्रेफर्ड प्लानिंग होगी। जरूरी नहीं कि सब एक ही ठीक मिलके है, एक ही प्लानिंग को करें, वो बोलेंगे अभी मेरा प्लान ये है, मेरा प्लान बिल्कुल, वर्सेस ये है। तो इनमें थोड़ी सी ठीक है, कस्टमाइजेशन एलिमेंट जो है। जनरेशन ओके, वाई जिसको मिलेनियल्स कहते हैं, वो फ्रॉम 1980 हम्म, टू 1994 में, यहाँ पे बात थोड़ी सी, मैं कहूँगा लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इनफॉर्मल में आ जाती है, जिसमें एक इंग्लिश ठीक में है, कहते हैं रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड प्लानिंग, रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, कि अब क्योंकि ये ठीक जनरेशन है, जो मिलेनियल्स की है, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी हाँ, के साथ चल रही है, इनके बारे में एक ये चीज भी है बाय रिसर्च कि इनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। तो मिलेनियल्स का है, अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता है। तो अटेंशन स्पैन कम का मतलब ये नहीं कि वो नालायक हैं या कोई ऐसी बात है बस, लेकिन ये कि मिलेनियल्स को जब स्टडी थैंक करते यू, हैं तो उनको, आप अच्छा, जैसे 1 घंटे का लेक्चर, मुझे याद है मैंने भी 3-3 घंटे के लेक्चर्स में मैं बैठता था, तो वो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन हाँ, मिलेनियल्स चाहते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ इतना ज्यादा अच्छा, बुक 1 2, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 रीड करके आ जाओ, ये बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स में चल सकता है, लेकिन जनरेशन वाई जिसको मिलेनियल्स हम अच्छा, कहते हैं, वो उनको, उनका अटेंशन स्पैन स्मॉल है, इनमें, टर्न अराउंड ज्यादा चाहिए, उनको कस्टमर फीडबैक ज्यादा चाहिए होती है। तो जब ये लोग प्लानिंग करेंगे, तो इनकी प्लानिंग के तरीकों में, क्योंकि इनमें इनफॉर्मल स्टाइल भी है,
तो आई थिंक आप एक डिफरेंस मतलब अच्छा, पाएंगे उनके प्लानिंग के स्ट्रेटजीज में, दिखेगा। दिखेगा, क्योंकि उनका ठीक है, स्टाइल डिफरेंट है। और अब हम आ जाएंगे जनरेशन जी। ठीक है। ये लोग अभी हमारी यंग जनरेशन है जो हाँ, 1995 से ये 2010 में जो आई है। ये जनरेशन जो ठीक है है, ये भी कॉलेज से निकल रही है, और ये जो ठीक हो 2000, गया। ये लोग अब नए नए जो स्टार्टअप कंपनीज के जो अब नए नए यंग यंग सीईओज आ रहे हैं, यंग यंग बच्चे जो कंपनी ओन कर रहे हैं, तो ये जनरेशन जी को बिलोंग कर रहे हैं ओके, ज्यादातर। और ठीक हो गया। इनकी अब प्लानिंग, फ्रॉम अ प्लानिंग परस्पेक्टिव, ये वो लोग हैं, ठीक है। वेस्ट में तो बहुत स्ट्रांग है इस चीज के बारे में कि ये लोग अब कॉलेज एजुकेशन पे अच्छा, ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे। ये लोग कह रहे फोकस नहीं हैं कर रहे। नहीं, कि कॉलेज की एजुकेशन के अलावा भी तरीके हैं पढ़ने के, जिसकी वजह से वो सर्टिफिकेट्स, माइक्रो लर्निंग, बूट कैंप्स, अदर तरीके हैं एजुकेशन के जिसकी तरफ वो फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिलेनियल्स जो अच्छा, उनके माँ बाप थे या जनरेशन एक्स वाले जो उनके माँ बाप थे उनको देख लिया। ठीक ये है, अभी प्योरली मैं ठीक, वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि ठीक है। यही हाँ, तो नहीं, लेकिन यहाँ वो पे बहुत बच्चे अच्छा है लोन, कि हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी बच्चे यहाँ, हाँ, अरे माँ बाप मतलब जो यहाँ के जो जो जनरेशन, पुरानी जनरेशन थे, वो उन्होंने लोन लेके पढ़ते थे, और उनके बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन लोन्स हैं, उनके फिर मॉर्गेज लोन्स हैं। तो जनरेशन जी ने देखा कि हम्म, हमारे जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो तो अभी तक बुढ़े हो गए लेकिन अभी तक डेट पे किए जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ठीक है। डेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और ये मेरे अभी तक भी, मैं जानता हूँ लोगों को जो मेरी उम्र में रह के भी अभी तक अपना स्टूडेंट लोन पे कर रहे हैं, उनकी लॉन्ग में सैलरी रहे। कटता रहता है। फिर मॉर्गेज एक अलग चीज होती है, घर खरीदना है तो कैश में नहीं ले सकते। अब तो कराची के भी कि मैं जब प्राइजेस सुनता हूँ तो वो तो बहुत कॉमन हो गया जोएब। घरों से ज्यादा महंगे हैं। अब मैं अपने भाई से पूछता हूँ तो मैंने कहा यार ये जी, तो महंगा, के घर से भी ज्यादा महंगा है। लेकिन बहुत महंगा है जोएब। तो मैं, दिमाग मेरा घूम जाता है ये सोच के जब रियल एस्टेट की मैं प्राइस सुनता हूँ कि बिल्कुल एक तो बहरहाल। लेकिन अब पाकिस्तान में भी यही है कि जैसे अब एक वर्किंग क्लास आदमी 4 करोड़ का घर तो एकदम से नहीं खरीद सकता, जो हलाल से कमा रहा है वो एकदम से 4 करोड़ कैश दे दे तो उसको भी मॉर्गेज सिस्टम में आना होगा। तो बात सर ये, बिल्कुल, जी ने पुरानी जनरेशन से सीख लिया कि क्या चीज वर्क ठीक कर है, रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। तभी आप ये देखती हैं कि फ्रॉम अ ठीक है, प्लानिंग परस्पेक्टिव जो जनरेशन ठीक है। के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फ्रॉम 1995 टू 2010, अगेन ये कोई फिक्स नंबर्स नहीं है लेकिन 3-4 इयर्स ठीक, प्लस माइनस कर समझ ली, गई, लेकिन अप्रोक्सीमेट। उनकी ठीक है। अप्रोच डिफरेंट होगी। उनकी अप्रोच फ्रॉम हाउ दे अच्छा, लॉन्च देयर मार्केट, अपना मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करते हैं, कंपनीज को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करते हैं, इस जनरेशन की प्लानिंग आपको डिफरेंट दिखेगी। इसलिए क्योंकि ये जो स्टार्टअप जो अलग नहीं, से नजर आई। बिल्कुल अलग से नजर आएगी उनकी, वो किस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह कंपनी में एंगेजमेंट ब्रिलियंट, लेकर आते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने पुराने अपने ब्रिलियंट। जनरेशन सीख लिया है, तो इसलिए क्योंकि आपने सीख लिया कि प्लानिंग में पुरानी जनरेशन क्या करती थी, और इन्होंने, जैसे मैंने आपको, ये तो एक नोन फैक्ट है कि ये जनरेशन जो है वो बिलीव नहीं करती कि 4 साल की मुझे कॉलेज एजुकेशन की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि अमेरिका में कुछ कंपनीज भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेन है, जो अब बगैर कॉलेज डिग्री के लोगों को हायर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं तो हम आपको हायर करके वहां से हम ठीक है, आपकी खुद ग्रूमिंग करेंगे। तो ऐसी ठीक है, पर्सपेक्टिव में जो आदमी 4 साल की डिग्री, 2 साल का मास्टर्स और फिर जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वर्सेस एक बंदे ने कॉलेज से जैसी ग्रेजुएट किया है, उसने बैचलर्स की जगह उसने कोई स्पेसिफिक बूट कैंप ट्रेनिंग ले ली, अगर उसको, क्योंकि पता है कि मुझे ठीक है, प्रोग्रामिंग इतनी होती है। ये एक अलग हमारा टॉपिक हो सकता है कि हमें ठीक है। हर सब्जेक्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर चीज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, किस एज में जाके हमें ये चीजें चेंज करनी बाप चाहिए, रे, उसको अपना फोकस बनाना चाहिए। क्योंकि कुछ चेंज चीजें करनी मैंने जो चाहिए। पढ़ी तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्यों पढ़ी थी, क्योंकि मुझे जिंदगी में तो कभी फायदा नहीं हुआ। पड़ी थी। तो हमें किसी कट ओवर पॉइंट चाहिए होता है। तो जी जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल हो बिल्कुल। गई है, वो हैंड्स ऑन है, अच्छा, वो फास्ट लर्नर है, ठीक है, वो उसको इंगेजमेंट एंड फन चाहिए। तो उनकी प्लानिंग में आप देखेंगी कि वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई जनरेशन जी का सीईओ है, क्योंकि अब बात सारी है ना कि अगर आप ठीक देखेंगी है। तो यंग लोग जो है वो अपने अपने बिजनेस स्टार्टअप्स करें, पाकिस्तान में भी जो यंग यंग लोग जो इस जनरेशन को बिलोंग अच्छा, करते हैं वो अपनी स्टार्टअप कंपनीज बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एट बिल्कुल, एज ही वो ये सीख रहे हैं, लेकिन उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होगी। एक बेबी बूमर एक कंपनी को एग्जैक्टली। रन करेगा और एक जनरेशन जी का जो अपनी कंपनी को हाँ, रन करेगा,
अगर आप उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगी तो आप देखेंगी कि उनके तरीकों में बहुत फर्क होगा। वाह, तो मैं और भी मेरे ख्याल में आज मैं यहाँ पे मैं रोकूंगा अपनी बात को कि ये बेसिकली नहीं, फ्रॉम अ जनरेशन कॉन्सेप्ट थैंक यू, प्लानिंग लेकिन का ये मुझे जबरदस्त। तो अब मुझे एक और एक न्यूज़ फीड आ रहा है दिमाग में। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। क्या आपको लग रहा है कि हम लोग एज अ सोसाइटी एंड एज अ कल्चर, we are so confused with the recognition of the kind of generation and the kind of people characteristics that are together on a project, in a team, in a community, that we are failing to recognize how from one person to the other within a group is supposed to be given space and opportunity. क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलती हो रही है कि जहाँ पे एक्शनेबल टू डू लिस्ट की बात आ रही है, वहां पे शायद ऐसा तो नहीं हो रहा कि बेबी बूमर्स इतनी बुरी तरह हावी हुए हैं या ट्रेडिशनलिस्ट इतनी बुरी तरह हावी हुए हैं कि जो जनरेशन जी है या जो मिलेनियल्स हैं, जो करीबी करीबी हैं, जो अपना एक माइंडसेट चलाना चाहते हैं, उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा। क्या आपको ये लग रहा है, या आप या आप देखिए आपको लगता है कि शायद ये नहीं हो रहा? देखिए फिर मैंने जो लफ्ज पहले कहा था, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट, माइंडसेट की ठीक कोई है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है स्टैटिक। बस एक जो है वो है। ठीक हो गया। बिरयानी की तरह बनती है, बिरयानी फिक्स। की तरह। जैसे मेरी और मेरी वाइफ की जब बात होती है तो मैंने कहा कि भाई देखो, बिरयानी जो होती है ना, मेरी डेफिनेशन में उसमें आलू होना बहुत जरूरी है। सिंधी बिरयानी में आलू होना यस, बड़ा, आई थिंक सिंधी सेम बिरयानी हियर। मेरी में आलू होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा एक फिक्स माइंडसेट है। मेरी वाइफ कहती है ग्रोथ सेम माइंडसेट। हियर। बिरयानी की डिफरेंट किस्में होती हैं और बिरयानी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो तुम ये डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करो। एक ही बिरयानी पे फिक्स नहीं हो जाओ। हाँ, ठीक है। कि आलू वाली बिरयानी जिसमें ठीक है। बिरयानी हो लेकिन उसमें वो आलू बुखारा होता था, और वो कहते हैं हाँ, जो कहते हैं आलू का होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि एग्जैक्टली, हाँ। तो बहुत सारी, ये मेरी एक फिक्स माइंडसेट है कि भाई मैंने बिरयानी, जो मेरे दिमाग में ठीक है। बिरयानी है बस वही होती है, और उसके अलावा और कोई नहीं बिरयानी हो सकती। वाइफ ने कहा ठीक है। देखो, और भी बड़ी बिरयानियां हैं, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें ट्राई करवाती हूँ और फिर तुम देखना, और हाँ, बाकी में और भी ठीक चीजें। है। एक इस एग्जाम्पल है फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट होता है स्टैटिक, ग्रोथ पॉइंट्स। जो है इसी तरह दुकान खोली थी मेरे बाप दादाओं बिल्कुल। ने, ये दुकान चलाई थी, इसी तरह दुकान में चलाऊंगा और यही इसी तरह होगा। ई कॉमर्स यू कॉमर्स क्या है, ये तो बात की चीजें हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि नहीं, अब हमें इसको डेवलप करके चेंज करते रहना है, इसको चेंज करते रहना है। तो परफेक्ट। पहली चीज ये कि हाँ, वो फिक्स माइंडसेट वाले जो होते हैं वो अवॉइड चैलेंजेस करते हैं। तो अगर कोई भी आपके सराउंडिंग में चैलेंजेस को अवॉइड कर रहा हो तो उसका मतलब ये है फिक्स माइंडसेट। जो फिक्स एम्ब्रेस करे माइंडसेट से। challenges, जो एम्ब्रेस करे चैलेंजेस, वो है ग्रोथ माइंडसेट। तो अब आपको एक एक चीज की मिल गई ठीक कि है। आपके सराउंडिंग में देखें कौन कौन लोग हैं जो कहेंगे नहीं भाई ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा, ये इसी तरीके से होंगी चीजें, भले वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कौन वो लोग हैं जो एक फिक्स जी। माइंडसेट के बॉक्स में बैठे हुए हैं और जो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। क्योंकि देखें, चैलेंजेस हर एक अलग टॉपिक है कि एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस आपकी ब्रेन बैक। यस। एक्टिविटी क्रिएट करता है, बैड स्ट्रेस आपके अंदर एग्जाइटी और डिप्रेशन लेके ठीक है। आता है। लेकिन स्ट्रेस का फैक्टर जो होता है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को थोड़ी पता कि स्ट्रेस किसको कहते हैं। ब्रेन तो एक वो एक हार्मोन्स उसके क्रिएट करता है और फिर हम बताते हैं कि भाई उसको किस तरह हमने टैकल ठीक है। करना है। तो अवॉइड, तो पहली चीज आप सबका होमवर्क ये ठीक है, है। भाई सब देखें अपने सराउंडिंग में कि चैलेंजेस को कौन अवॉइड कर रहा है और एम्ब्रेस कौन कर रहा है। क्योंकि इसका मतलब है जो अवॉइड कर रहा है, जैसे आपने ठीक हो गया। कैलेंडर की बात की, या हम लोगों की मैं बात करता हूँ कि प्लीज बकरा ईद आएगी, प्लीज कचरे हाँ, बाहर मत फेंकिएगा, कोई इनोवेटिव तरीका देखें, कोई और तरीका सोचें। अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है तो इसको एम्ब्रेस करें चैलेंज को, और खुद बताएं कि मे बी कोई बिन थैली आप अपने घर में रख लें, ताकि सारा कचरा आप उसको पैकेट बना के रख दें, ताकि कोई जब ट्रैश वाले आए तो वो थैली से लेके चले जाएं, रादर देन कि ओजड़ी बिकी हुई है। और मुझे अब याद आ रहा है कराची में वो बच्चे ओजड़ी पे पत्थर मारते थे, वो फट करके फटता था, और खैर हम भी करते थे उस वक्त, क्योंकि लेकिन बात वही अभी है, भी यही होता है। होता है बस। तो अच्छा, तो अभी एक ये चीज हो गई। तो अब अवॉइड चैलेंजेस, एम्ब्रेस चैलेंजेस। तो अवॉइड चैलेंजेस जो भी करेगा हमें ठीक है। पता चल गया। अच्छा, दूसरी चीज ये हो जाती है कि गिव अप इजली ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स।
इसका मतलब ये कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो गिव अप जल्दी कर देते हैं। और जो लोग होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल है कि अब आपने सोच लिया कि भाई बिरयानी ठीक है, दूसरी तरह की मैं बना के देख लेती हूँ, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको जो रेसिपी चाहिए थी, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबादी बिरयानी है, या शिकागो में हैदराबादी बिरयानी मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, तो मैं बहुत डिफरेंट लगी बिरयानी, क्योंकि कराची में रह के मैंने हैदराबादी बिरयानी जो थी वो कभी खाई नहीं। मसाला बिरयानी। नहीं, तो वो जो बिल्कुल ठीक खट्टी है। दाल होती है, मुझे बिल्कुल मतलब होगा कराची में आई एम श्योर, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं कराची में था। जब मैं शिकागो आया तो शिकागो में हैदराबाद की ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उनकी अच्छा। जब मैंने हैदराबादी दाल खाई और अच्छा। उनकी बिरयानी खाई, तो वो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी डिफरेंट है। तो मकसद ये कि अगर आप कोशिश करें, फॉर एग्जांपल आप बोलें कि भाई मैंने अब कल मैं हैदराबादी बिरयानी मेहमानों के लिए सर्व करती हूँ, अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया ठीक लेकिन है। गिव अप ठीक कर है। दिया, भाई ये खट्टी दाल, हम कराची वालों में खट्टी दाल कहाँ खाते हैं हम लोग, ये वो हैदराबादी मुझे नहीं पकाना, छोड़ दो, अगेन फिक्स माइंडसेट। चैलेंज था, आप उसको ठीक परसिस्टेंटली है। ठीक है। नहीं पूरा कर पा रहे, क्यों? क्योंकि चैलेंज तो है, लेकिन गिव अप कब ठीक है। करता है आदमी? तो फिक्स माइंडसेट वाला जल्दी गिव अप कर देगा, छोड़ो यार बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से स्टूडेंट बिरयानी मंगवा लो, मेहमानों की तो खिलाना है, उनको क्या पता स्टूडेंट बिरयानी है कि नहीं बिरयानी है, तो उनको हमने फारिग कर दिया। तो अगेन फिक्स माइंडसेट है, क्योंकि कंपनीज में भी ठीक है। ऐसा ही ठीक होता है, है। जब आपके प्रोजेक्ट लॉन्चेस होते हैं या आपकी सॉल्यूशंस बिल्कुल। होती हैं, तो बिहाइंड द सीन्स क्लाइंट के आने से पहले आपको बैक जो कहते हैं ना, बैक एंड जो भी काम चल रहा होता है, वो जिस तरह चैलेंजेस थे नहीं थे, चलो यार वहां से वो कर दो, वहां ये कर दो, और ये डॉक्यूमेंट को यूं करते, और कुछ जल्दी से कुछ प्रोड्यूस कर दो ताकि आज की मीटिंग सर्वाइव हो जाए। तो चैलेंजेस जो निकल परसिस्टेंटली, गए। बिल्कुल, जो ऑब्स्टिकल्स को जो परसिस्टेंटली एम्ब्रेस करेंगे, वो ग्रोथ माइंडसेट है। क्योंकि इसमें मैं एक ठीक है। और भी ठीक चीज है। ऐड करूंगा, जबरदस्त। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होता है, यहाँ पे भी हर जगह है, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कंपनी में, हर अच्छी कंपनी में एक R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि बिफोर आप कोई चीज प्लान करते हैं, चीजें करते हैं स्ट्रेटेजिकली, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है जो ठीक है। प्रोटोटाइपिंग करती है, जो टेस्ट करती है कि हम, वो एक सेफ स्पेस होती है कंपनी का, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि उसमें हम फेल होके देखें, कि फेल होके देखो कि क्या चीज वर्क करी, क्या चीज वर्क नहीं करी। जिस तरह एजुकेशन में हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं होते कि लेट्स प्रोटोटाइप कोई डिफरेंट एजुकेशन मॉडल को एक छोटे सैंपल में हम अप्लाई करके देखें कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन हमारा भी वो माइंडसेट नहीं बना है ठीक है। कि ठीक हम है। एजुकेशन को इस तरह देखें। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज में बिल्कुल। तो बहुत बिल्कुल। होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट्स होते हैं जो नई नई चीजें ट्राई करते हैं। मेडिसिन में भी होता है, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, जो चीज सक्सेसफुल हो जाती है वो फिर एक प्रोडक्ट बन जाती है। तो परसिस्टेंट जो बिल्कुल। है बिल्कुल। आपका ऑब्स्टिकल्स, अगर आप उसको परसिस्टेंटली परस्यू करेंगे, तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट है। अच्छा, जबरदस्त। जबरदस्त। आपको जो फीडबैक, इग्नोर फीडबैक, अगर आप किसी को मशवरा दें और वो आपकी फीडबैक को इग्नोर करे, फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट इसका ठीक है। मतलब ये कि ठीक है। आपके बॉस ने कोई फीडबैक दिया आपको, आपने बोला उसको क्या पता, मुझे ज्यादा बेहतर पता है। फिक्स माइंडसेट वर्सेस जो इंसान क्रिटिसिज्म को इजीली ले सके, वो है ग्रोथ माइंडसेट। अगेन बिरयानी के एग्जांपल, जैसे मैं कभी खा के बोलूं भाई नमक ज्यादा है या नमक कम है, क्रिटिसिज्म है, तो ये कि वो ले अगर, लेकिन बिल्कुल। पता, क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही पता चलता है कि क्या चीज यूजर को, जैसे क्लाइंट फीडबैक जिस तरह होता है, जिस तरह हम स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं अपने बिल्कुल। फैकल्टीज का, क्लाइंट्स अपने बिजनेसेस का फीडबैक देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को ताकि पता चले, तो वो क्रिटिसिज्म, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, तो के इलेक्ट्रिक को क्रिटिसिज्म लेके सुने कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, उस पर एक्ट करे। अगर वो इग्नोर करेंगे फीडबैक को, तो फिक्स माइंडसेट है। अगर अगर वो एम्ब्रेस करेंगे क्रिटिसिज्म बिल्कुल। को, वो एक ग्रोथ माइंडसेट है। एक और चीज जो मजे की बिल्कुल। है कि वो जो फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो दूसरों के सक्सेस से हाँ। थ्रेटन्ड होते हैं, दूसरों के सक्सेस से प्लीज थ्रेटन्ड। रिपीट कर सकते हैं आप यहाँ? जो फिक्स प्लीज माइंडसेट रिपीट कर वाले दें। जो लोग होते हैं, वो दूसरों के सक्सेस से थ्रेटन्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कि आपकी और आपकी सहेली ने, दोनों ने बिरयानी, वन डिश पार्टी थी, तो आपकी और आपकी सहेली दोनों ने बिरयानी बना के ले आई, और अगर दूसरी सहेली की, आपकी जो बिरयानी की तारीफ ज्यादा हो गई और आपको अंदर से वो जल रहा है कि मेरी बिरयानी की क्यों नहीं तारीफ ऐसे हुई, तो वो फिक्स माइंडसेट है। लेकिन अगर अगर आप उसकी तारीफ से इंस्पायर्ड हो गई हैं और आपने कहा है कि अच्छा उसकी बिरयानी क्यों अच्छी थी, और आप
अपने आप को सोच नहीं कि अच्छा उसने ऐसी क्या अच्छी चीज की थी जो मैं भी अपना सकती हूँ नेक्स्ट टाइम, तो वो है ग्रोथ माइंडसेट। तो किसी की सक्सेस ब्यूटीफुल। से जलना वर्सेस किसी की सक्सेस से इंस्पायर होना, इसलिए क्योंकि देखें जी जनरेशन जो है ना वो हमारी दुनिया को चेंज कर रही है, क्योंकि अब ये 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 फॉर्मूला नहीं रहा, वेस्ट में तो है भी नहीं, बाहर पाकिस्तान में भी नहीं है कि आपको कोई सर्टेन एज तक सीईओ नहीं बन सकते। अगर किसी के पास ये, आई थिंक आपके कराची में भी चाय वाला, मैंने सुना था चाय वाला, चाय का जो दुकान थी, तो मतलब ये ऐसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट है। चाय कब से बन रही है, लेकिन वो चाय वाला जो एक नाम आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, एंटरप्रेन्योर्स खोल रहे हैं। फिर मैं जानता हूँ कुछ यंग लोगों को जिन्होंने ब्रेकफास्ट प्लेस भी खोली हैं, इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं। तो अगेन ये वो, क्योंकि ये लोग जी जनरेशन है, ये लोग डाइव इन कर रहे हैं और ये लोग रिस्क ले रहे हैं, ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इनमें भी वो लोग जो फिक्स माइंडसेट वाले होंगे वो तरक्की आगे जाके नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों में क्योंकि इनके पास टाइम ज्यादा है, क्योंकि इनकी एज छोटी है, तो ये अपने मिस्टेक्स के थ्रू एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर अगर ग्रोथ माइंडसेट के थ्रू अगर ये सीखेंगे तो ये बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ही एक तरीका है इंप्रूव करने का, क्योंकि आप फिर सीख नहीं सकते। अगर आप लोगों के सक्सेस से जलेंगे तो फिर आप खुद भी नहीं सीख सकते और उसको भी सक्सीड नहीं करने देंगे। और अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं हमारे सोसाइटी में और हर जगह होती हैं, लेकिन फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट, जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट में रहेगा उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, उसमें रिस्क फैक्टर फेल होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो सबको लेके चल रहा है, वो हर चीज को एनालिसिस कर रहा है, वो ये देख रहा है कि इसमें क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। फिक्स माइंडसेट का इंसान जो भी प्लानिंग करेगा वो समझेगा कि जो मुझे पता है वो मैं ही जानता हूँ, मुझे ऐसी चीज कहते हैं ना वो हलवे हलवे वाली चीज हो जाए, कोई इजी इजी से काम बताओ ताकि बस जान छूटे मेरी। तो ऐसी माइंडसेट, और किसी की फीडबैक नहीं लेनी, बस पेचेक चाहिए और पेचेक लेनी है, या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसमें इजी सोल्यूशन चाह रहे हैं कि क्विक बक जल्दी से पैसे बना लूं, मैं कोई ऐसी बात बताओ कि जल्दी से पैसे बना लूं। या कोई पढ़ाई में भी, पढ़ाई का मॉडल जिसमें बस जल्दी से बस जान छुटे, बच्चों को पढ़ा लें हम, लेकिन अब ग्रोथ माइंडसेट नहीं कर रहे, क्योंकि कोविड में ऑब्वियसली अब हम उस तरह तो नहीं पढ़ा सकते जिस तरह हम ट्रेडिशनली पढ़ा रहे थे। मैं अपनी मेरी मुझे पता है कि कराची में अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि मेरी खाला भी एजुकेटर हैं, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो ग्रोथ माइंडसेट है कि उनको पता था कि स्कूल बंद है, तो अब वो वीडियोस जो हैं रिकॉर्ड वीडियोस कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, ताकि रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू उनको कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि आपके बुक में ये चीजें करनी है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो क्लास में देना चाह रहे थे वो अब अपने रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू उनको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनोवेटिव है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट होता तो फिर ज्यादा से ज्यादा जूम कॉल हो सकती थी और उसके अलावा आगे बात नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि ज़ोएब आप मुझे बताइएगा, इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, आपने जो इतनी अच्छी चीजें आज बताई हैं उससे मैं जो रिजल्टेंट बात की तरफ आना चाहूंगी वो ये कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का मतलब है कि आपको कंपोनेंट्स, हमारा अपना स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल सेटिस्फैक्शन है नहीं है, हम चीज़ों को क्या, और जितने प्रोबेबिलिटीज हैं क्या उनको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, क्या जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं क्या उन सबको देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा, ये बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व है। तो फिर ये सिर्फ प्लानिंग तो ना हुआ, ये तो फिर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो गया, जिसको अगर गलत ना होगा ये कहना कि प्लानिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। और जो बात आपने अभी इस वक्त जिक्र की है जनरेशन जी को लेके, जो कि इस वक्त के हाल फिलहाल हमारा यूथ है, and we're the third largest with the young population in the country। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं और हम भी ये बात जानते हैं कि although there are a lot of good people and community lead projects जो कि चाह रहे हैं कि यूथ डेवलपमेंट हो, लेकिन यूथ डेवलपमेंट उस तरीके की हो ही नहीं रही है जो कि अनकन्वेंशनल से अलग हो, जिसमें जैसे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हम स्टार्टअप्स देख रहे हैं और ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं या मेंटोर से इंस्पायर होके मार्केट रिसर्च करके खुद से जंप इन कर रहे हैं। तो आपने तो बहुत अच्छे से इनकैप्सुलेट कर दिया इसको, और आई एम श्योर कि जितने हमारे व्यूअर्स भी हैं और जो लिसनर्स भी हैं वो अब इस चीज को समझ सकेंगे कि जहां हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं
और जहां हमारी जिंदगियों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हो रहा है। और अगर प्लानिंग की बात की जा रही है, तो प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ये नहीं है कि आज क्या पकेगा। ऑल्दो जुएब आपने बड़े अच्छे तरीके से एक ले मैन के समझने के लिए बिरयानी विद आलू एंड विदाउट आलू समझाई, लेकिन सच्ची पूछे तो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम गिवन एनी सिचुएशन अगर उसको इस तरह से देखना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे आम आदमी के लिए और हर आदमी के लिए प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड एसेंशियल प्रोसेस बन जाएगा। अग्री करेंगे बिल्कुल या बिल्कुल। डिसएग्री करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, आप देखिए आपने एक लफ्ज बोला स्ट्रक्चर्ड ना, जब कोई चीज स्ट्रक्चर्ड हो जाती है ना तो फिर आप उसके बारे में डॉक्यूमेंट कर सकते हो। जब डॉक्यूमेंट कर सकते हो तो फिर आपके पास एक, कहते हैं ना टोटका जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने बिरयानी को एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी रेसिपीज बना सकते हो विद बिरयानी, विद आलू वाली बिरयानी ऐसी, हैदराबादी बिरयानी ऐसी। तो फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव फिर आपके पास ये आपके सीक्रेट रेसिपीज बनना शुरू हो जाती हैं। और ये चीजें जब आप फिर रियलिटी में जब जाओगे नेक्स्ट टाइम, अगर इस तरह आप फॉर एग्जांपल आपके घर में मेहमान फिर आ रहे हैं, अब आपके पास कुछ रेसिपीज ऑलरेडी बन गई हैं। अब आपकी नहीं, क्योंकि आपने ट्रायल एंड टेस्टिंग एंड प्लानिंग के थ्रू हर चीज कर ली कि ठीक है अभी हैदराबादी बिरयानी इस तरह होती है, विद आलू वाली बिरयानी इस तरह होती है, या डिफरेंट बिरयानी इस तरह होती है, क्योंकि आप एक प्रोसेस से गुजर गए थे। तो अब उसका प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप रीयूज कर सकते हैं अब कोई भी चीज जो आपने कर ली थी। तो प्लानिंग अच्छी की आपने, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए आपके पास, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास मेहमान आएंगे, अगर आपको किसी ने भी कहा भाई आपके घर, भाई जोरा आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हैदराबाद से भी आ रहे हैं और कुछ सिंध से भी आ रहे हैं, तो आपने कहा चलो मैं अब सिंधी बिरयानी भी और हैदराबादी बिरयानी दोनों बनाऊंगी। तो आपने देखा कि आप एज अ होस्ट आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपनीज में जब आप इस तरीके से करोगे चीजें, तो आप ज्यादा इक्विप्ड हो जाओगे, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे अपनी सॉल्यूशंस को पिच इन करने में, क्योंकि वो ट्रायल एंड टेस्टेड होगी, उसकी प्लानिंग रिस्क सब हो चुके थे, और इवेंचुअली अच्छी प्लानिंग के चीजों से जो भी निकलती हैं उसको आप रीयूज कर सकते हो। और इस तरह आपके पास एक स्टैक ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएगी कि आपके पास अब नेक्स्ट टाइम जो भी आएगी चीज, नई चीज होगी, तो आप ग्रोथ माइंडसेट पे चली जाओगी कि हाँ भाई ये चीज तो मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अरबी चावल जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो डिफरेंट होते हैं। अरबी जिस तरह चावल खाते हैं वो हम लोगों की तरह नहीं होते, तो उसके चावल भी डिफरेंट होते हैं। तो अगेन ग्रोथ माइंडसेट के अभी आपने 3 बिरयानियां बनाना सीखा ही था कि अब अरबी वाली बात आ गई। तो अगर आपने बोला नहीं ज़ुएब 3 ही काफी हैं, बस मैं और नहीं सीखना चाहती, 3 काफी हैं, तो फिक्स माइंडसेट हो गया वापस कि आप अच्छी खासी ग्रोथ माइंडसेट पे थी, वापस आप फिक्स माइंडसेट पे आ गए, क्योंकि मैंने अरबी चावल या अरबी जिस तरह खाना चाहते हैं अपने चावलों को, आपने बोला नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहती, मैं तो उनको बिरयानी हैदराबादी खिला दूंगी, बस मुझे यही आता है। तो ऑब्वियसली आप कर तो रहे हो, लेकिन क्या वो क्लाइंट सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक, या हम जो चीजें करते हैं कि नहीं है। तो अगर आपने बोला नहीं अच्छा कौन से वो मोटे वाले चावल होते हैं, अच्छा इनमें कौन से मसाले जलते हैं, उनमें कोई ज़ैफ़रॉन क्या जलता है, वो किस तरह अपनी सब्जियां, उनमें खटास होती है लेकिन वो हैदराबादी खटास नहीं होती, वो डिफरेंट तरीके से खाते हैं, तो आप फिर ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाओगे। तो खाने की हमने आज जबरदस्त ग्रोथ नहीं, खाने की बहुत हो गई, और बिरयानी तो आपने बहुत अच्छे से मुझे याद करा दी। इतना मुझे लग रहा है कि अब शो खत्म होने के बाद शायद हो सकता है कि मैं ऑर्डर कर लूँ बिरयानी, और जो हमारी ऑडियंस है शायद वो भी करेगी आज। लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे ये लगा ज़ुएब कि आपने इसको इतना कॉमन और सिंपल कर दिया कि कोई भी इंसान किसी भी रोल से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, किसी भी एज का जब आपकी बातें ये सुनेगा ना, इसीलिए आप इतने पॉपुलर हैं माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी के अंदर। जब भी आप प्रोग्राम्स करते हैं माशाल्लाह दे टेकिंग सो वेल, और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने इतनी मेहनत करके जो आप रिसर्च और साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ चलते हैं, इसको आप इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एक नॉर्मल लेमैन इंसान मेरे जैसा भी बड़े अच्छे से उसको याद रख पाता है। बड़ी इम्पैक्टफुल बात हो जाती है। तो ये जो आपने बात कर दी ये तो बिल्कुल जहन नशीन होगी। ग्रोथ माइंडसेट की जो आपने बात की है, वाकई आप यकीन करें कि जिस वक्त यूथ को एड्रेस करने का टाइम आता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, मेरी टीम को मिलती है, या हमारे प्रोग्राम्स को मिलती है, तो हम खुद इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ इनफ ऑफ अस नॉट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ग्रोथ साइड, जहाँ हम अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम चेंज की बात कर रहे हैं, जहाँ हम प्लानिंग या स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
तो वहां तो ये वो चीजें हैं कि जिनके बगैर चला नहीं जा सकता, ठीक है ना। और यही आपने बात जो बहुत अच्छे से एक एकेडमिक सेटिंग के लिए भी बता दी। और मैं आपको सच बताऊं जोएब, इवन टुडे even today institutions are struggling with producing an impactful online system where the children would be receiving, if not completely, even partially, the same kind of learning. तो वहां तो बहुत बड़ा तजाद है और वो वाकई एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमने एक बात ये की प्लानिंग की, मैं खुद चाहूंगी कि जो जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं जरूर इस बात को समझें। देखिए जब हम प्लानिंग की बात करते हैं और जब कभी ये कहा जाता है कि जी आप प्लान ना करें, या जब हम एक ग्रुप में हो, चाहे अल्लाह हम मालिक, फैमिलीज अल्लाह के मालिक अंदर है, हो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह अल्लाह पे छोड़, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। मेरे यहाँ पे एक या हम क्विकली मैं बात कम्युनिटीज बोलता में हैं। आपसे कि मेरे एक लफ्ज हम इंशाल्लाह हाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह को बहुत ओवर यूज करते हैं। मेरे कनाडा में मेरे फैमिली थी, तो मेरे उन्होंने, मैं क्योंकि इंशाल्लाह कहने की आदत थी, तो उन्होंने कहा जैसे हम पाकिस्तान में भी करते हैं कि जरूर मिलेंगे जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, आइएगा हमारे घर जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह के लफ्ज को हमने इतना लूसी गुसी कर दिया है। मेरे खालू ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते हैं इंशाल्लाह मत बोलो, करके दिखाओ, मतलब बोलो, करो। तो क्योंकि हम करके इंशाल्लाह दिखाओ, का जो हम, तो ये कॉन्टेक्स्ट है ना, करके अगेन दिखाओ। ग्रोथ माइंडसेट वाली बात आ जाती है, क्योंकि हम कुछ करेंगे, क्या होगा कल, कल देखा जाएगा, इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा, अल्लाह मालिक है। तो हमें इन चीजों, अल्लाह मियाँ को गलत कॉन्टेक्स्ट से निकालना चाहिए, हमें एज अ सोसाइटी और नहीं बिल्कुल। माइंडसेट में आना चाहिए। हम जब कुछ कर दें फिर बोले इंशाल्लाह कि अब अल्लाह मियाँ पे रिजल्ट्स हैं हमारे, कि अब रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा एफर्ट्स रिजल्ट्स हमारे हैं। हाथ में है, रिजल्ट्स नहीं है। आप कुछ भी देख लेंगी, एफर्ट्स हमारे हाथ वेरी में है। नाइस, अच्छी वेरी से अच्छी नाइस। बिरयानी भी पकाते हुए नीचे कभी चावल लग सकते हैं, लेकिन वो वाली बात है कि एफर्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। कितनी भी कोशिश हो जाए, कुछ ना 19-20 हो सकता नहीं है, तो वो रिजल्ट्स अल्लाह मियाँ के हो हाथ में। सकता है। बड़ी आपकी बात काटी, लेकिन मैं उसमें ये लफ्ज जो था, ये आपने जो बात की थी, वो उसका मैं नहीं थैंक यू। देना चाह रहा था। बिल्कुल। और जो ग्रोथ माइंडसेट की आपने बात की ना, ये मैं चाहूंगी जोएब कि यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको जरूर दूं जो हम लोग मैं कुछ और प्रोग्राम्स में भी पिछले दिनों अपने बात करी थी, वो ये दैट देयर आर वी आर बिकमिंग अ कम्युनिटी एंड अ कल्चर, एंड आवर नेशन इज डेवलपिंग अ कल्चर वेयर वी आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स एंड क्वींस। सेल्फ ये मैं कहना चाहूंगी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स एंड क्वींस। मैं अप्रिशिएट करती हूँ जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने अच्छे लोग हैं, इतने मेंटोर्स हैं, सब लोग कोशिश करते हैं ऑफ मेकिंग वैल्यूएबल डिफरेंसेस। लेकिन हम अपनी ताजपोशी के बाद कोई एक भी चीज अचीव कर लेते हैं ना जोएब, उसके बाद हम उसका क्रेडिट अगर कहीं शेयर हो रहा होता है ना, या किसी को बताना पड़े, सिखाना पड़े, वहां से तो भाग जाते हैं। वो सारे ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स और क्वींस, मेंटोर्स और एक्सपर्ट्स एक्चुअल क्रक्स ऑफ द मैटर तक नहीं जाते। जहां यूथ की बात आती है, यूथ डेवलपमेंट की बात आती है, तो अगर वो बेबी बूमर्स के जमाने के हैं और वो डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो वो अपना एक डिसीजन लिख देंगे पेपर पे कि मुझे नहीं लगता कि ये सेमेस्टर जो है वो आप लोग सही तरह गुजार सकते हैं, या किसी को शायद यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दें और कहें कि हमें नहीं लगता कि आप हमारे रूल्स और पॉलिसीज पे चल सकते। लेकिन देयर इज नो स्पेस गिवन टू द फैक्ट वेयर अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर माइंडसेट, जिसको हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन भी कह सकते हैं, वही वाली बात, वो चीज कभी हम, इट्स जस्ट नॉट देयर। तो आपकी बात से जो बात मैं चाहूंगी कि कम्युनिटी समझे और याद रखे, वो ये कि जहां अडेप्टेबिलिटी, चेंज और जहां सक्सेसफुल प्लानिंग की बात आ रही है, सक्सेसफुल प्लानिंग सिर्फ यही नहीं हो सकती कि हम सोचें और हम कल गुजरें। सक्सेसफुल प्लानिंग का मतलब ये कि अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें और अपनी सब उन चीजों का ख्याल रखें जिनमें एक्सटर्नल और इंटरनल चीजें और स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद खलीकुद्दीन साहब है, दोबारा इनका एक मैं कमेंट लेना चाहूंगी, काफी डिटेल कमेंट है। प्रिमिटिव ऑर्डर ऑफ प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, we must emphasize on new world order while living with COVID. Also, a degree holder getting more pay than a merit certificate holder. What's your take on this, Sujay? इसका तो एक प्रोग्राम हो सकता है। देखिए, मैंने आपकी आपका क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है।
बहुत और अच्छा कमेंट। आपने मेरा एक कमेंट सुना अर्लियर ऑन जी जनरेशन के बारे में। जो जी जनरेशन वो लोग हैं जो बॉर्न होते हैं, एक मिनट मैं खुद भूल जाता हूँ, जो बॉर्न होते हैं 1995 से 2010 तक। तो ये जो जनरेशन है ये अब ठीक कॉलेज है। डिग्री को बिलीव नहीं कर रही। अब ये तो खैर ये बहुत वेस्ट, पाकिस्तान में तो आई थिंक अगर हम अपने माँ बाप को बोलेंगे अम्मी मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, अम्मी बोलेंगे खबरदार तुमने ऐसा कहा, स्कूल जाओ यूनिवर्सिटी जाओगे। लेकिन वेस्ट में अब कॉलेज डिग्रीज जो हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव होती है कि हर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। पाकिस्तान अभी भी उन कहने को ठीक है। डेवलपिंग कंट्री है लेकिन करता वो काम है जो कोई दुनिया में नहीं करता, वो ये कि माँ बाप अपने बच्चों की फीसें भरते हैं। और मैं किसी को भी नहीं जानता जो बैचलर्स या मास्टर्स उधार लेके या गवर्नमेंट के लोन पे देके कर रहा हो, या तो वो ज्यादातर माँ बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम अभी भी ऐसे माहौल में रहते हैं जब हम अपने माँ बापों के घर में रहते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं इनको मॉर्गेज का नहीं प्रॉब्लम, यस कराची में या पाकिस्तान में महंगाई है लेकिन अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, जिनके बापों ने घर बना लिए बेटियों के साथ रह रहे हैं, बहुएं साथ रह रही हैं। तो इससे हम वो वेस्टर्न सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं उससे बच जाते हैं। लेकिन जी जनरेशन जो है वो अब आई थिंक पाकिस्तान में भी जो जी जनरेशन है वो ये देख रही है कि क्या चीज सक्सेसफुल में आती है, कौन है वो लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये जैसे बिल्कुल। मैंने कहा कि जी हाँ। जनरेशन कॉलेज डिग्रीज पे अब बिलीव नहीं कर रही। कॉलेज डिग्री से मुराद ये कि आपने 4 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स, ये एक ग्रीक फ्रेमवर्क है जो ठीक है। 100 साल पता नहीं 100 साल पुराना ग्रीक फ्रेमवर्क है कि 4 साल की डिग्री 2 साल का मास्टर्स। अब वो कह रहे हैं कि 4 साल की डिग्री 2 साल का मास्टर्स पढ़ के, और ये मैंने खुद भी किया हुआ है कि मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, लेकिन वो जब मैं कोई चीज़ ख़त्म करता था तो वो चीज़ कितनी एप्लीकेबल है जॉब में कितनी नहीं है, तो मैं खुद भी सोचता था। फिर मैंने कहा तो आई थिंक आपका सवाल का जवाब ये कि डिग्री होल्डर वर्सेस सर्टिफिकेट वाला, अब मेरी नज़र में, मेरी से हाँ। मुराद ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अब हाँ। डिग्री का वो मायना नहीं रखती। जैसे हाँ। गूगल है, अगर आप उनके गूगल के अभी ठीक है। फेसबुक पे भी मुझे आया था कि उन्होंने कहा था कि वो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये एक और अगर आप गूगल ठीक करेंगे है। कॉन्सेप्ट है 70-20-10। 70-20-10 ठीक इसका है। मतलब ये है कि 70% जो इंसान सीखता है वो अपने जॉब पे सीखता है। जब हम स्कूल कॉलेजेस, अब आई थिंक आप लोग अब जो व्यूअर्स हैं अगर वो इस बात को वाउच करें कि आप लोगों ने अगर बैचलर्स और मास्टर्स किया है लेकिन जब आप जॉब पे गए थे, तो अगर मैं कहूं कि 70% आपने जॉब पे सीखा, तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 20 आप मानती हैं? ओके, फिर मैं मानती 20% जो हूँ। होता है वो हम नेटवर्किंग से सीखते हैं। 20% जो है वो हम नेटवर्किंग से सीखते हैं। जैसे आप, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मैं और आप जो कर रहे ठीक हैं है। ठीक नेटवर्किंग है। के थ्रू सीख रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और 10% है किताबी ठीक है। नॉलेज, ठीक है। और 10% है किताबी नॉलेज। अगर हम, मैं ठीक है। पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे कि आपने कितने कोर्सेज पढ़े अपने पाकिस्तान में, एमबीए किया या बीबीए किया या बीकॉम किया, तो अगर आप देखेंगे आपकी जॉब में कितना परसेंट वो आया है, तो वो एक अगेन ये 70-20-10 एक प्रिंसिपल है, तो 10% वो किताबी नॉलेज का निकलेगा। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने पिछले साल एक सर्वे भी किया था फेसबुक पे, तो मैंने मेजॉरिटी ने इसी को सपोर्ट किया था, इस 70-20-10 के रेशो को, कि यस 70% लोग जो हैं वो जॉब पे सीखते हैं, 20% वो नेटवर्किंग से सीखते हैं, और 10% जो होता है वो किताब से सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये कि फिर स्कूल जाना ही नहीं, मतलब फिर आदमी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, तो फिर वो ये है कि हमें इसको रिफ्रेम करना पड़ेगा। तो बात अगर उनकी थी कि सैलरीज की बात अगर आ रही है, तो कंपनीज जो हैं वो अब लोगों के स्किल्स देखते हैं। देखें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जोरा, अगर आपके पास पीएचडी है और मेरे पास इंटर है, इंटर मैंने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं और आप, डिपेंड करता है कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो जॉब फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की जॉब है, ठीक है, अगर हम असूलन देखेंगे तो अगर आप पीएचडी हैं इन कंप्यूटर साइंस और मैं हूं इंटर जिसने कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम बोल देते हैं जावा, जावा लैंग्वेज एक इस्तेमाल कर लेते हैं, एक लैंग्वेज है। तो आपने पीएचडी की हुई है जावा, मैंने पीएचडी नहीं की हुई लेकिन मैंने जावा पे काम किया हुआ, मैंने इंटर पास हूं लेकिन मैंने जावा पे काम किया हुआ, प्रोजेक्ट्स किए हैं।
अब जब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा तो जैसे ये सैलरी की बात आती है या जॉब की रिक्रूटमेंट की बात आती है, अगर हम बाय द बुक जाएं तो हम जॉब डिस्क्रिप्शंस में देखते हैं कि लास्ट में लिखा हुआ होता है मिनिमम बैचलर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम मास्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इंटरव्यू करते हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है लेकिन अगर आपके इंटरव्यू स्किल्स खराब है, आप बात ही नहीं कर रहे सही तरीके से, क्योंकि आपको आप जॉब जब कर रहे, और अगर मैं इंटर हूं लेकिन मेरे पब्लिक स्किल्स फिर भी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहा हूं, तो ये हायरिंग मैनेजर के क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है कि उसकी कंपनी के लिए उसको क्या चाहिए। उसको एक पीएचडी पढ़ाकू बंदा चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, जावा पे काम किया हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि जावा में अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओ और वो प्रोजेक्ट्स देख लिए, लेकिन अगर इंटर वाले ने, क्योंकि उसका शौक था और उसने सर्टिफिकेट के थ्रू, जैसे मुझे याद है कराची में आईसीटी, पेट्रोमैन इंस्टीट्यूट होते थे तो सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सिखाते थे, तो मैंने भी वो चीज की थी साइड में, मेरे अब्बू ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ तुम वो भी कर लो। तो अगर उससे मैं कुछ चीज करता हूं तो रिक्रूटर पे डिपेंड करता है कि वो देख रहा है कि मुझे फायदा किससे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि और वो फायदा अगर सर्टिफिकेट वाले से देख रहा है कि इसकी पब्लिक स्किल्स स्पीकिंग भी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी हैं, तो वो जॉब भेजेगा। तो ये ट्रेंड गूगल लेके आ गया। गूगल ने कहा है कि कॉलेज डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर स्किल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हमें स्किल्स तो चाहिए ना, स्किल्स के बगैर तो जॉब, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अंगूठा छाप है हमें जॉब, लेकिन अगर कोई पैशन है आपका, आपने कोई स्किल्स, वो डिग्री नहीं कर रहे लेकिन उसकी स्किल्स कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री जो होती है उसमें और भी सब्जेक्ट्स आते हैं जो मैं डिबेटेबल है कि यार क्यों पढ़ा रहे हो सब चीज़ें, क्योंकि जब मैंने इंग्लैंड से पढ़ा और जब मैंने यूएस से भी पढ़ा तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा, क्योंकि इंग्लैंड में जब मैंने बैचलर्स किया था तो हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू फील्ड था। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि आप साइकोलॉजी भी पढ़ लो, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लो, तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप कहते हो कि मैं कितने कोर्सेज मुझे पढ़ने चाहिए। तो अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो उनका सवाल का जवाब ये है कि मेरी नज़र में सैलरी उसको देनी चाहिए जो जॉब की प्रोफाइल को फिट करता हो, उसमें वो पीएचडी है या सिर्फ सर्टिफिकेट उसके पास है। आपका काम आपको बताएगा। अगर सर्टिफिकेट वाले की पोर्टफोलियो बनी हुई जिसमें उसने जावा की एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, और पीएचडी वाले के पास करके भी उसने बोला सर मेरे फाइनल प्रोजेक्ट में मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तो वो हायरिंग मैनेजर होगा जो बोलेगा कि आपने पीएचडी तो कर ली है लेकिन ये वो स्किल्स नहीं है जो मुझे चाहिए। तो मेरी नजर में कम और ज्यादा नहीं, स्किल जिसके पास है उसको उसके हिसाब से उसका पैसा देना चाहिए। ये गलत होगा कि हम बोलें कि नहीं आपके पास पीएचडी नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं सही देंगे। वो ऑब्वियसली जॉब की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि गूगल ने अब करना छोड़ दिया है कि आपको मास्टर्स होना जरूरी है या पीएचडी होना जरूरी है, आपकी स्किल्स होना जरूरी है। जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी स्किल्स होना जरूरी है, और वो स्किल्स आपके उनके क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसके तो ये तो बिल्कुल। और खलीक साहब भी कह रहे हैं कि इवन फेसबुक इज आल्सो अडॉप्टिंग टू द न्यू ऑर्डर। हाँ वाकई, और ये तो वाकई जोएब मुझे लग रहा है कि तो वाकई एक और बड़ा अलग सा एक प्रोग्राम बन सकता है पूरी इस बात पे कि जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पूरे दुनिया में बात की जा रही है, यहाँ पे जो हमारा अपना कल्चरल या कंट्री नेशनल एक फ्यूचरिस्टिक व्यू हमें जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, इट्स फार अवे फ्रॉम दैट डिसेंट। लेकिन जो कैरेक्टर ट्रेट्स आपने बड़े अच्छे से हाईलाइट किए हैं कि जिसके मौजूद होने से हम ये शायद इस वक्त कंटेम्पलेट जरूर कर पाए या प्री असेस जरूर कर सकेंगे, रिज्यूम जरूर कर सकेंगे कि अगर ग्रोथ माइंडसेट में हम रहते हैं, ठीक है ना, हम अडेप्टेबिलिटी और चेंज वाली चीज अपने साथ रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, तो फिर ये वो मुझे लग रहा है कि आपने रेसिपी आज गोल्डन नगेट्स दे दी है हमें कि जिसके साथ कोशिश करके, जैसे आपने कहा कि एफर्ट्स जो है वो हमारी है और फिर जो उसका रिजल्ट है वो फिर एक डिवाइन उस पर चला जाता है कि भाई आपने और मैंने पूरा काम कर दिया, हमने सारा फोकस, एनर्जी, इंटेंशन, पॉजिटिविटी उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाल दी। अब उसने जाना किधर है और कहाँ तक चला जाएगा वो तो एक डिवाइन चीज है, उस पर हम नहीं वो बात जाहिर है बंद कर सकते। लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपना आप और अपना आज से ही बदल लें। तो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग पे काम करें, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने की कोशिश करें,
बल्कि कल का जो प्रोग्राम था लाइव जोएब मेरा, वो हमने किया ही था एंड ऑफ कंफर्ट जोन का। तो वो कंफर्ट जोन वाली कल जब हम बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि जहाँ कंफर्ट जोन एंड होने की बात होती है तो लोग कहते हैं जी, लोग खुद फीडबैक दे रहे थे, कहते ऐसे लगता है दुनिया खत्म होगी, हमारी अपनी जिंदगी खत्म। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आज हमने बात की वो थी कंफर्ट जोन से निकल के फियर जोन क्रैश करके उस मैजिकल ग्रोथ मोड में आने वाली, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है वो अपने रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स के साथ एक ग्रोथ माइंडसेट का नाम दे दिया। तो ये तो हो गई हमारी आज की बड़ी धुआंधार डिस्कशन। आई होप जोएब अब आप थोड़ा सा हाई फील कर रहे होंगे, शायद अगर बहुत हाई नहीं मूड एलिवेटर पे तो क्यूरियोसिटी तक तो पहुंच गए होंगे, हाँ या ना? मेरा दर्द अभी भी है हल्का हल्का पेट में, लेकिन मेरा जो मूड है ना वो अच्छा हो गया, क्योंकि मैं रात भर जरा सही तरह सो नहीं पाया था, लेकिन आपसे बात करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा अब थोड़ा सा थैंक यू सो मच। अब इसको थोड़ा सा रैपअप की तरफ भी लेकर आएंगे, लेकिन रैपअप से पहले ड्रम रोल्स जो हम सुना रहे थे और फायर क्रैक्स कर रहे थे इस वीकेंड के सोलफुल संडे के लिए, वो भी अब जरा अनाउंस करते चले बोलिए। दैट एक तो जैसे मैंने पहले भी अपनी पोस्ट के थ्रू शेयर किया दैट यू आर एन अ वेरी वेरी ऑनरेबल एडिशन टू आवर इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये कि आप इतना सारा कुछ एक्सक्लूसिव काम हमारे साथ करें। और इसके साथ साथ मैं आज अनाउंस करना चाहूंगी दैट विद Zoeb, with our affiliation with him, being with us on Mentoring Hubs panel और ये सारी चीजें, we are also now going to be coming ahead with a Mindful Monday series। जी हाँ, एक continuous program होगा जो back and forth जोहेब साहब के साथ ही हम करेंगे, ताकि हम इनके सारे एक्सपर्ट विजन्स को जो है ना, क्योंकि हर दफा मैं जोहेब के साथ प्रोग्राम करती हूँ और मुझे हर दफा लगता है प्रोग्राम के दौरान मुझे लगता है अरे आपने ऐसा कुछ कह दिया जिसके ऊपर मुझे एक प्रोग्राम करना है। तो इसलिए जो मंडे माइंडफुल नगेट का सीरीज है जो कुछ दिन पहले हमने अनाउंस किया था, उसका कर्टन रेजर ये है दैट दिस इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज विद जोएब मिर्जा, डायरेक्टर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। और ये हम एक पूरा प्लान सीरीज स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के तहत लेके ये सीरीज आएंगे इंशाल्लाह, जो आपको रिकॉर्डिंग्स में भी मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी मिलेगी और बाकी जगहों पे भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। जितने हमारे लिंक्डइन की कम्युनिटी है माशाल्लाह, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो हमें ज्वाइन करती है और हमेशा ज्वाइन करती है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ बहुत जो मज़ेदार बात है वो ये दैट प्रमोट एजुकेशन। जी हाँ, जोएब मिर्जा इज द फाउंडर ऑफ प्रमोट एजुकेशन। उनका जितना इतने सालों का एक्सपीरियंस माशाल्लाह, इतना सारे ट्रेनिंग, इतने सारे रिसर्चेस, इतने सारे मास्टर्स माशाल्लाह। तो जो प्रमोट एजुकेशन इनकी अपनी एक एंटिटी है माशाल्लाह, जिसके साथ अब हमारी भी कोलैबोरेशन हो गई है, which means Mentoring Hub and Promote Education will be working together inshallah to bring you a lot more and several more avenues, all on very different scales। सोशो डेवलपमेंट सेक्टर्स पे भी मिलेगा, एकेडमिक सेक्टर की साइड पे तो जरूरी मिलेगा इंशाल्लाह, बट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, हम सारा कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। मंडे माइंडफुल नगेट की जो सीरीज है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो पर्दे पे आएगी, सबको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, और वो हम रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट में शेयर। साथ में एक और चीज अनाउंस करना चाहूंगी कि जो हसलर यूथ जर्नल है, जो कि मेंटरिंग हब का एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है, जो मैंने आपसे भी शेयर किया था, आपको भी मैंने बताया था, उसके साथ वी आर गोइंग अहेड and launching the first ever of its kind club, a body, a consortium, इसको जो आप कहना चाहें आप समझ लें, जो कि हम यूथ सेक्टर के लिए खास तौर पे लेकर आ रहे हैं। All the youth, the entire youth of the nation, we will be now putting forward an ambassador campaign, जोएब, जिसके तहत हम मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सेक्टर्स के बच्चे, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे, वो बच्चे जो पैशनेट हैं, किसी एक इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे आपने ग्रोथ माइंडसेट की बात की, वो ग्रोथ की तरफ काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो हम एक पूरा कंसोर्टियम इंशाल्लाह बना रहे हैं जोएब, एंड वील बी लॉन्चिंग दैट वेरी शॉर्टली। और उसके अंदर भी यहाँ जिक्र करने का मकसद ये कि जोएब को फिर हम वहाँ पे भी एंगेज करेंगे इंशाल्लाह। और जो यूथ को लेके जोएब, आपका माशाल्लाह इतना, आपने आज इतने अच्छे से बता दिया कि आज जितने सीनियर मैनेजर्स हैं ना जो बेबी बूमर्स वाले हैं,
उनको अब प्लानिंग के टाइम पे जो सवाल उठाने वाला जनरेशन जी वाला होगा ना, उसकी समझ आ गई होगी, और जनरेशन जी वाले को ये समझ आ गया होगा कि उसका जो सीनियर मोस्ट लीड है ना, जो सबसे पुराना है, 25-30 साल पुराना, वो अगर कभी सवाल उठाता है तो क्यों उठाता है। तो इन्हीं जावियों से ज़ुएब इंशाल्लाह, और हमारी कम्युनिटी को मैं बताना चाहूँगी कि हसनर यूथ चैनल के साथ भी हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। तीसरी, नॉट द लीस्ट, नॉट द लास्ट, तीसरी एक और चीज़ जो हम ज़ुएब के साथ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर इज द मेंटरिंग हब्स मास्टर क्लास। मास्टर क्लास, यस, एक्सक्लूसिवली ज़ुएब मिर्ज़ा के साथ जो है, हमने ज़ुएब मिर्ज़ा को जो है ना वो जकड़ लिया है यूं करके मेंटरिंग हब में, और यूं करके ना मतलब उनको लगे हुए हैं कि हम जितना मैक्सिमम, लेकिन थैंक यू ज़ुएब। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि आप इतना पैशनेटली माशाल्लाह, एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये दैट यू आर अ सन ऑफ द सॉइल, माशाल्लाह, प्राउड, प्राइड फॉर अस, फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान कि आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं एज अ नेशन वहाँ पर। तो वो जो हमारी मास्टर क्लास है जो ज़ुएब मिर्ज़ा के साथ होगी, ये एक्सक्लूसिव मास्टर क्लासेस होंगी जिनका कंटेंट इंटरनेशनल, जिनका स्ट्रक्चर इंटरनेशनल, सब चीज़ें एक इंटरनेशनल फॉर्मेट के तहत अनाउंस की जाएंगी, और फिर वो मास्टर क्लासेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंशाल्लाह डायरेक्टली पाकिस्तान में ऑफर की जाएंगी इंशाल्लाह, और ग्लोबली भी। तो ये तो आप समझे कि ड्रम रोल्स के साथ जो मैं फायर क्रैकर का इंतजार कर रही थी संडे को, ये कुछ वो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम ज़ुएब के साथ कर रहे हैं और जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि हम इस गैप को, जो कि मैंने शुरू में भी कहा था और मैं हर वक्त कहती रहती हूँ ज़ुएब, कि मेंटरिंग हब का विजन, मिशन, प्रोमोट एजुकेशन का विजन, मिशन यही है कि अगर ज़ुएब वहाँ से बैठ के हमारे लिए टाइम निकालते हैं, कम्युनिटी को कुछ देना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, पढ़ाई और सब चीज़ों रिसर्चेस के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं, टाइम निकालते हैं, वो सब इस एक कड़ी का हिस्सा है, which is the fact that we all want to come together at a platform जहाँ पे ज़ुएब भी कहने के लिए तैयार है, ज़ुएब मैं आपके बिहाफ पे कहती हूँ ये, और मैं भी कहने के लिए तैयार हूँ, प्लीज यूज अस एज अ ब्रिज, प्लीज यूज अस, फील फ्री, use this as a bridge, use promote education as a bridge, use mentoring hub as a bridge। इंशाल्लाह अगर हमें पता लग जाता है ना that we're able to make that impactful difference, इंशाल्लाह हमारे लिए more than enough होगा। क्या कहते हैं ज़ुएब? बिल्कुल बिल्कुल, एक जिस तरह हम रिलीजियसली इस बात को कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना यानी कि पूरी नेशन या पूरी सोसाइटी की आपने जान बचा ली, तो इसी तरह एक इंसान को अच्छी तालीम मिल जाए तो उससे जो रिपल इफेक्ट होता है, बस कहते हैं ना, चेंज लाने के लिए सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। चेंज लाने के लिए आपको पूरी सोसाइटी नहीं चाहिए होती, एक चेंज रिपल इन्फ्लुएंसर्स और जो लोग जो हम पास्ट अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हैं, जी आइंस्टाइन हो या हुजूर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी नॉन पर्सनालिटी हो, तो इन चेंज लाने के लिए सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। और हमारे एफर्ट्स के थ्रू अगर एक पॉजिटिव चेंज भी आ गया तो आई थिंक हमें सदका जारिया जो है, मैं इन चीज़ों को सदका जारिया में डालता हूँ, ये कि हमारे बाद भी फिर ये कि कुछ अमाल नामों में सुपर चीज़ें। एक बात सिर्फ मैं करना चाहूँगा, आपने जनरेशन सुपर, जी थैंक यू। जी जी बेबी बूमर्स के बारे में कमेंट्स हाँ किया था, तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फिर आई विल रैप इट अप। कि जनरेशन बेबी जी बूमर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो प्लीज ग्रोथ माइंडसेट में हाँ रहें, ये देखें कि जनरेशन जी अब किस तरह काम करना चाहती है, क्योंकि बेबी बूमर्स के पास ज़्यादातर मिलेनियल्स और जी जनरेशन ही काम कर रहे हैं। तो जी जनरेशन क्योंकि अब एग्जैक्टली यही हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे आपने भी जोरा कहा कि पाकिस्तान में थर्ड लार्जेस्ट जी जनरेशन है पूरी वर्ल्ड में, तो हमें उनको समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेबी बूमर्स को है ना? फ्रॉम अ ग्रोथ माइंडसेट अपने पुराने प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी जी जनरेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये मत समझें कि वो क्योंकि रैपिड चल रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, वो मिस्टेक्स भी करेंगे, उनसे गलतियां भी होंगी, तो वो बेबी बूमर्स को अपना मेंटोर बनाएं। ये मत सेग्रीगेट कर दें कि बेबी बूमर्स ओल्ड स्कूल वाओ, हैं तो वो हमारे काम नहीं आएंगे। नहीं, उनके पास एक चीज है जो जी जनरेशन के पास नहीं है, और वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस सिर्फ वक्त के साथ मिलता है, जबरदस्त। क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी जी जनरेशन्स के लोग नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। वो ये मत समझें कि वो जो कर रहे हैं सिर्फ वो किसी को नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको पता है कि कैसे चलना चाहिए। नहीं,
उनको अपने बेबी बूमर्स को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी सबक से, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे मेरे अब्बू बताते थे कि एक गड्ढा है, मैंने हम बता दिया तुम्हें, अब तुम्हारी मर्जी के गड्ढे में कूद के जाओ कि देख लो कि कितना गहरा है, या उससे बच के चले जाओ। तो जी जनरेशन से रिक्वेस्ट किया कि वो गड्ढे में मत जंप मारें। अगर उनको कोई कह रहा है कि ये चीज प्रूवन है, मतलब प्रूवन ये नहीं कि एक प्रूवन फैक्ट है कि ये करने से ये होता है, तो आई थिंक हम अपने बेबी बूमर्स के एक्सपीरियंस से, उनके मैनेजमेंट स्टाइल से, उनके चैलेंजेस से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं जिससे जी जनरेशन को फायदा हो सकता है। तो बोथ बेबी बूमर्स एक्सट्रीम लेवल और जी जनरेशन के दूसरे एक्सट्रीम लेवल पे दोनों को ग्रोथ माइंडसेट पे आना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के फायदे में आए। जो सीईओज हैं वो जी जनरेशन को लूप में रख अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, और जो बेबी बूमर्स सॉरी जी जनरेशन हैं वो वाइस वर्सा इसी तरीके से कॉन्टेक्ट में लेके चलें। तो दैट्स ऑल फॉर मी। जबरदस्त, बहुत 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 प्यारी एडवाइस, थैंक यू सो मच ज़ोएब। अब जो है मैं आपको पता है मैं घड़ी क्यों देख रही थी ज़ोएब? ये बिजली जाने वाली है। केएसी का फाल जो है वो हमारे एरिया के लिए 10 बजे का खुलता है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे बहुत माजरत के मैंने घड़ी देखी प्रोग्राम के दौरान। आपका वक्त और भी बहुत ज्यादा कीमती है मेरे से, बट थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन, आपके वक्त के लिए, आपकी इस जबरदस्त कॉन्वर्सेशन के लिए। एवरी सिंगल टाइम वी क्लोज अ प्रोग्राम विद यू, मैं आपको बता दूं अभी दोबारा लाइव पे कि हमारा प्रोग्राम जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना तो माशाल्लाह हमारे इनबॉक्सों में बारिश हो रही होती है, और उसके बाद जब आप इतने सारे दिनों के लिए गायब हो जाते हैं तो हमें इनबॉक्स आ रहा होता है, कब करेंगे आप ज़ोएब मिर्जा के साथ प्रोग्राम, कब करेंगे आप ज़ोएब मिर्जा के साथ प्रोग्राम। तो माशाल्लाह से इट्स टेकन वेरी वेल विद द कम्युनिटी। और अब जैसे हमने कॉर्पोरेट मास्टर क्लासेस की भी बात की, हमने और बाकी मंडे माइंडफुल नगेट की बात की, तो अब आपको ज़ोएब मिर्जा जो है वो इंशाल्लाह जरा ज्यादा देखेंगे इंशाल्लाह थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। और प्रमोट एजुकेशन के लिंक पेजेस, जो लोग ज़ोएब मिर्जा को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्रमोट एजुकेशन को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ में नीचे सारे लिंक्स शेयर कर लूंगी, सो दैट, और जो ज़ोएब का अपना यूट्यूब का चैनल का लिंक है हम वो भी शेयर करेंगे ताकि सबको क्लीन एक्सेस रहे। लेकिन ज़ोएब, आपका एक्सक्लूसिव एक्सेस जो मेंटरिंग हब के साथ है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, ये आप समझ लें, ये आप समझ लें, ठीक है? वादा? बिल्कुल बिल्कुल वादा। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ोएब, एंड आप लोग भी सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खलीक साहब भी कह रहे हैं थैंक्स ज़ोएब एंड ज़ोहरा, नेक्स्ट सेशन इज अवेटेड। जी सर, बिल्कुल, इनके साथ हमने इनको जाने नहीं देना, ये माशाल्लाह बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन हम उनको खींच खींच के लाके ये सारे प्रोग्राम्स जो है इंशाल्लाह करते रहेंगे ताकि आप लोग भी सीखें। मैं भी बहुत सीखती हूँ हमेशा ज़ोएब आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इन द कम्युनिटी। थैंक यू, लीव योर फीडबैक एंड कॉमेंट्स। और हमने जैसे आपसे कहा, ये आज हमारे लिए भी एक और नया माइलस्टोन हमने आज आपसे शेयर कर लिया। हम अपने हिस्से का वादा रखेंगे, अगले हफ्ते कुछ और भी नया लेकर आएंगे, और इन सारे प्रोग्राम्स का अब आपने ध्यान रखना है और याद रखना है, रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे। हम सब अपना अपना काम करते रहेंगे, जैसे ज़ोएब ने बोला, बाकी डिवाइन है, कितना जाता है कितना नहीं जाता, उस पर जोर देने के बजाय हम अपने ऊपर काम करें इंशाल्लाह। विद दैट एंड नोट, I would like to end this live and ask you to leave your comments in the section below. And if you have any queries जो आप ज़ोएब साहब के साथ डायरेक्टली एड्रेस करना चाहेंगे, आप इनबॉक्स कर दें हमें, और हम आपके पास प्रमोट एजुकेशन के पेजेस के लिंक्स भी शेयर कर लेंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपनी संडे इवनिंग एंजॉय करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़, बाय बाय।